आखिरी 1.5 घंटे में जाने से पहले ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग और मुनाफा वसूली का दबाव बनता हुआ बाजार में डाउ फ्यूचर से कमजोर मजबूत शुरुआत और कुछ नए रिकॉर्ड बनाने के बाद अब है माहौल थोड़ी कमजोरी का। बचे हुए 1.5 घंटे में क्या कुछ और कमजोरी बढ़ेगी या फिर आएगी रिकवरी और क्या करें, कल की तैयारी रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। बाजार वैसे तो ठीक ठाक मूड में दिख रहे हैं, बट थोड़ी रेंज में अब आपको इंडेक्स आते हुए दिख रहे हैं। स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ी मुनाफा वसूली रोटेशन होते हुए दिख रहा है, बट इस रोटेशन में आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, इस पर है हमारा पूरा फोकस। आप बताएं सर, पहले तो क्लोजिंग शो की बड़ी बातें क्या है? बिल्कुल बड़ी बात यही है दीप कि 18,350 के आसपास पहुंचने के बाद निफ्टी ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। ऊपरी स्तर से लगभग 100 पॉइंट नीचे आकर 18,250 के आसपास दिखेगा और बैंक निफ्टी भी ऊपरी स्तर से लगभग 200 पॉइंट 250 पॉइंट नीचे आता हुआ इस वक्त आपको नजर आएगा। 43,250 के आसपास बैंक निफ्टी भी दिखेगा। आज प्रॉफिट बुकिंग जो आती दिखी है वो सरकारी बैंकों में ज़्यादा। दिग्गज सरकारी बैंक आज कमज़ोर होते दिख रहे हैं। ऑटो, आईटी, एनबीएफसी ये है मजबूत। ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का जो माहौल था, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स मुश्किल से हरे निशान में आपको अब दिखेंगे, सपाट होते हुए नजर आएंगे। रुपया 2 महीनों के निचले स्तरों पर अच्छी कमजोरी आज होती दिखी है। डॉलर में मजबूती आती दिखी है और रुपया 82 रुपये 14 पैसे पर $1 का दाम इस वक्त दिखेगा। कमजोरी की एक वजह यह है कि डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे कमजोर होते दिख रहे हैं, 3 डिजिट में फिसलते हुए दिख रहे हैं। 112 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स दिखेगा तो नैस्डैक फ्यूचर्स भी 50 पॉइंट नीचे है और साथ दे रहे हैं यूरोप के बाजार जो कमज़ोर खुलते हुए दिखे। तो यूरोप से कमजोरी के संकेत है और अमेरिका में आज फिर से एक कमज़ोर सेशन की आशंका में भारतीय बाजारों में ऊपरी स्तरों पर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई है। बिल्कुल, तो थोड़ा रोटेशन हो रहा है अमेरिका में। जैसे आज सुबह हम बात भी कर रहे थे अनिल जी से, कल एक बड़ा डेटा आने वाला है, उससे पहले कोई बड़े ट्रिगर्स नहीं है। थोड़ा कॉशियस, थोड़ा सतर्क हो गए बाजार। जो सुबह का ऑप्टिमिज्म दिख रहा था अनिल जी, वो फिलहाल स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं आई, हमारे भी कोई ऐसे बड़े नतीजे नहीं आए, बट थोड़ा बाजार सुस्त चाल में आ गए। कैसे दिखे वो रेजिस्टेंस से? लाइफ में 24/7 हमेशा बुलिश फील ये भी जरूरी रहना जरूरी तो नहीं है। हाँ, तेजी के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्सपीरियंस करनी चाहिए। तो ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए और क्यों ना आए। अगर बाजार रुक रुक कर चले, हर एक लेवल पर खरीदारी और बिकवाली का माहौल हो तो अच्छा ही है, बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। मेरे ख्याल से 18,350 का करीबन लेवल आपने 18,344 का आज का हाई देख ही लिया। 43,500 के ऊपर टिकने की हम बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी अगर 43,500 के ऊपर टिके तो फ्रेश खरीदारी करनी है या फिर नीचे आ जाने दीजिए, तब लेना है। तो आई थिंक धीमे धीमे आपके लिए अब थोड़े से करेक्शन के बाद बाजार खरीदारी के जोन में आते हुए दिखेंगे। सो आप अब उस रेंज की तरफ पहुंचे जहां पर आपको पहला खरीदारी का मौका बनता है। रिव्यू करिए 18,215 पर, यहाँ से 20 पॉइंट नीचे। ओके अगर 20 पॉइंट नीचे देखिए, अगर डाउ फ्यूचर्स आपके फिसल का 200 पॉइंट हो जाते हैं तो हाथ रोक दीजिए, अभी नहीं खरीदेंगे, 18,150 का इंतजार करेंगे। अगर डाउ फ्यूचर्स अभी 125 पॉइंट नीचे है, थोड़ा 75-80 पॉइंट ही नीचे रह जाए, रिकवरी के संकेत दे, तो आपको 18,200-215 के आसपास पहला खरीदारी का मौका देखना है। अदरवाइज 18,150 क्लियर है। 18,150 अच्छी जगह है जहाँ पर आप सोचना शुरू कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 43,075, 43,000 ये आपके लिए पहला रेंज है जहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 43,000 के नीचे जाएंगे तो कमजोरी का अच्छा संकेत आएगा और तब डे ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन हल्की कर लेनी चाहिए। निफ्टी में 18,100 के नीचे अगर आप ट्रेड करना शुरू करते हैं तो ही आपको कमजोरी फील करनी। जब तक 18,100 के ऊपर है तब तक कोई खास चिंता वाली बात ऐसी है नहीं। सो आई थिंक रनिंग करेक्शन है। जाहिर सी बात है, अमेरिका में कल देर रात आंकड़े आएंगे महंगाई के, वो आंकड़े बड़े क्लोजली देखे जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। तो उससे पहले थोड़ी बहुत ग्लोबली प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है, हमारे यहाँ भी आ रही है। तो दोनों तरफ का मौका है आपके लिए। थोड़ा अच्छा करेक्शन आ जाए, 18,150 के आसपास निफ्टी मिले और 43,000 के आसपास बैंक निफ्टी, तो वहाँ पर मूड माहौल देखकर सोच सकते हैं। अगर आपको ग्लोबल और ख़राब होता ना दिखे तो वहाँ ट्राई करिए, और ख़राब होता दिखे तो थोड़ा रुक जाइए, इंतज़ार कर लीजिए। बट अदरवाइज ऐसे बड़े ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिन के दौरान जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, बट वैसा कुछ बदलाव नहीं हुआ है ट्रेंड में। मौके आपको अभी भी मिल रहे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो बाजार में बना ही हुआ है। स्टॉक्स की भी बात करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। आइए उससे पहले नुपुर और अरमान है तैयार बताने के लिए कुछ आने वाले दिनों के अहम ट्रिगर्स और साथ ही आज के नतीजे और खबरें भी। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट? गुड आफ्टरनून। रिजल्ट सीजन चालू है तो वहाँ पे लुपिन और रेन इंडस्ट्रीज, एसआरएफ और अपोलो टायर्स के आज नतीजे आने वाले हैं एफएनओ से, तो ये सारे स्टॉक्स पे फोकस बना हुआ है। कल की बात करें तो निफ्टी से डॉक्टर रेड्डीज, एलएनटी के नतीजे आते दिखेंगे, दोनों ही स्टॉक पे फोकस रहेगा। एफएनओ से बॉश, एस्कॉर्ट्स, गोदरेज कंज्यूमर
गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और गुजरात गैस के कल नतीजे आते दिखेंगे, तो इन स्टॉक्स पर भी रखनी है आपको नज़र। आंध्रा सीमेंट, जहाँ पे सागर सीमेंट के अधिग्रहण के बाद कंपनी के जो शेयर्स है वो लिस्ट हो जाएंगे, तो ये स्टॉक पर भी आप नज़र रहेगी और ये फोकस में रहने वाला है। एक्सटेट के चलते कोफोर्ट, जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है 19 रुपये का, तो यहाँ पे कल आपको एडजस्टमेंट होते देखेगा, स्टॉक पर भी रखेगा नज़र। एक्सटेट के चलते वेल्सपन इंडिया बायबैक का एडजस्टमेंट यहाँ पर होगा, 120 रुपये की प्राइस पे करीबन 1.5 करोड़ शेयर्स बायबैक में दिए जाएंगे। कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस कल से शुरू हो जाएंगे, तो ये इवेंट भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी रहने वाली है नज़र। पर्नड रिकट की बात करें तो उनकी जो याचिका है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसकी कल सुनवाई है, जो एप्लीकेशन रिजेक्ट की थी दिल्ली ने, उस पर सुनवाई है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है लिकर कंपनीज के लिए, तो यहाँ पर भी नज़र रहेगी। ग्लोबल से यूएसए से सीपीआई का डेटा आने वाला है अप्रैल के महीने का, तो यहाँ पर भी बाजार की नज़र रहने वाली है। गुरुवार के दिन की बात करें तो काफ़ी सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं वहाँ पर। निफ्टी से एशियन पेंट, आयशर मोटर्स के नतीजे आते दिखेंगे। एफएनओ से आदित्य बिरला कैपिटल, दीपक नाइट्राइट, बलरामपुर चीनी, इंटेलेक्ट डिजाइन, डॉक्टर लाल पैथलैब्स और सीमेंस के आएंगे नतीजे गुरुवार के दिन। आईटीआई भी फोकस में रहने वाला है, क्योंकि बोर्ड बैठक में सरकार को इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पर विचार होगा केपेक्स इन्फ्यूजन को लेकर, तो ये भी स्टॉक फोकस में रहेगा। ग्लोबल हेल्थ एंड बिकाजी फूड्स रिसेंट में लिस्ट हुए थे दोनों ही कंपनी, 6 महीने का प्री आईपीओ लॉक इन खत्म हो जाएगा गुरुवार के दिन, तो ये स्टॉक्स भी फोकस में आ जाते हैं। सोम डिस्टिलरीज राइट्स इशू जो 26 अप्रैल को चालू हुआ था, वो 11 मई को बंद हो जाएगा। करीबन 35 लाख शेयर्स इसमें दिए गए और 140 के भाव पे, तो यहाँ पर भी आपको रखनी है नज़र। आईपीओ से नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रीट का जो आईपीओ है वो बंद हो जाएगा, 32 करोड़ की इसकी साइज़ है, आज स्टार्ट हुआ है और जो प्राइस है वो 95 से 100 रुपीज़ के आसपास की है। एक्सटेट में इंडिया मार्ट इंडिया निवेश इंटरनिवेश, जहाँ पे फाइनल डिविडेंड है 20 रुपये का, तो इसका एडजस्टमेंट आपको गुरुवार के दिन नजर आएगा। और साथ ही साथ सरकार पेंट्स, जहाँ पे बोनस इशू है 1:1 का, लेकिन ग्लोबल के लिहाज से काफ़ी कुछ है गुरुवार के दिन। यूके से बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आने वाली है। चाइना की बात करें तो सीपीआई डेटा आते दिखेगा और यूएसए से पीपीआई का डेटा अप्रैल के महीने से आएगा, तो काफ़ी कुछ है आने वाले 2-3 दिनों में। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ। कर्नाटका इलेक्शन आप कह रही हैं कल है? कल से स्टार्ट हो जाएंगे जी, शायद उससे भी पहले थोड़ा बाजार मूड में हो सकता है, आई डोंट नो, अगर वजह ढूंढ रहे हो तो। नहीं, सबको पता है कि बीजेपी का आना मुश्किल है, मतलब एट द बेस्ट क्लियर कट मेजोरिटी वाली सरकार ना बने, इसकी संभावना है, और अगर आ गई तो थोड़ा वैसे एक्चुअली मैं बताऊँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ दीप, की बाजार है ना बहुत मेच्योर हो चुके हैं। स्टेट इलेक्शंस पे अब बाजारों का रिएक्शन आता ही नहीं, अब वो जमाना ही चला गया है। राइट, जब है ना, क्या होता है कि जब मार्केट उतने मेच्योर नहीं होते तो सट्टा करने का, ऊपर नीचे होने का बहाना ढूंढते हैं। राइट, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, इतने बड़े देश में एक किसी राज्य में सरकार आ जाए या चली जाए या किसी पार्टी की, कितना फर्क पड़ता है? राइट सर, मतलब इट्स नॉट गेम चेंजर, समझ के, है ना। सो आई डोंट थिंक कि मतलब 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे से ज़्यादा आप कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे पर रिएक्शन देंगे। ओके, हाँ, और ऐसा भी नहीं कि अगर रिजल्ट में क्लियर कट बीजेपी की बहुत सरकार आ गई तो 200 पॉइंट निफ्टी भाग जाएगा, वैसा भी नहीं होने वाला। मतलब रिजल्ट मतलब दोनों ही तरफ नहीं होना है। ऐसा नहीं कि मतलब से आप किसी इवेंट को बड़ा तब मानो जब उसके चलते इंडेक्स में 1% का मूव आए, इतना तो बनता है ना। 1% भी मूव नहीं आया तो वो इवेंट क्या? फिर तो एकेडमिक इवेंट है, मार्केट की इवेंट थोड़ी है। सही बात है ना। सो आई थिंक ये इट्स मोर ऑफ एकेडमिक इवेंट रादर देन मार्केट इवेंट। मार्केट इवेंट में मतलब अगर आपको 200 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी का मूव लगता हो या 500 पॉइंट से ज़्यादा का बैंक निफ्टी का मूव लगता हो कर्नाटक इलेक्शन की वजह से, तब तो अलग बात है, जो मुझे तो नहीं लगता। राइट, बहुत मतलब बीजेपी की सरकार आ जाए तो क्या 200 बढ़ जाएगा? शायद नहीं। नहीं आए तो क्या 200 घट जाएगा? शायद नहीं। तो फिर क्या है? फिर ठीक है ना, एक और राज्य का इलेक्शन है, एक और के चुनाव आएंगे, कुछ चीज़ें तो बिजनेस चैनल्स को पॉलिटिकल चैनल्स के लिए छोड़नी चाहिए कि नहीं? सब हम ही कर लेंगे तो वो क्या करेंगे? अच्छा, दूसरी बात एक और है दी, हम तो ये कर सकते हैं, वो ये नहीं कर पाएंगे ना, हमारा वाला काम, हमारा स्पेशलाइज्ड जॉब है। हाँ, करेक्ट। मार्केट में तो लोगों को जनरल न्यूज चैनल में ये थोड़ी पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस इंफ्रा में क्या फर्क है। जमीन हाँ, हमें तो जेडीएस और जेडीयू का फर्क पता है ना, कि कहाँ कौन सी बिहार में और कौन सी कर्नाटक में, उनको नहीं पता। इसलिए हम तो फिर भी जरूरत पड़ने पे वो काम कर सकते हैं, वो हमारा नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमारा भरोसा है। गलत है सही है, बल्कि ऐसा हम मान के चलते हैं। इसलिए ठीक है, नतीजे आएंगे। हाँ, एक चीज़ आपने अच्छी नतीजे की बात छेड़ी तो बता दूं कि हमेशा की तरह हम ये जानते हैं कि आपको सबका हमारा राजनीति में
इंटरेस्ट होता है, रहता है, बिल्कुल होता सबका रहता है। इलेक्शन के नतीजे आ रहे हैं, और देखो देखो, और बार बार वो नंबर बदलते रहते तो बड़ा मजा आता है ना। और बहुत सारे अति उत्साहित लोग होते हैं, 4-5 चैनल में धड़ 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 चैनल बदलते रहते हैं, इसमें कितना आया, इसमें कितना आया, इसमें कितना आया, वो करते हैं, Correct. है ना। उसमें देखो उसका ज़्यादा आ रहा है, इसका कम आ रहा है, वो सब चलता रहता है। सो आपको सब ये सब ऐसे कोई एडवेंचर लाइफ में करने की ज़रूरत है नहीं। कल आपको नतीजे सारे के सारे जी बिजनेस की टीवी स्क्रीन पर आपको पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे। एक ही तो विधानसभा का है, ऐसा तो है नहीं कि 2-4 के एक साथ आने वाले हैं, एक ही दिन सारे हो रहे हैं। तो अभी तो खाली इलेक्शन होने हैं, उसके बाद नतीजे आएंगे, तो नतीजों के वक्त भी आप आराम से एक ही चैनल आपको देखना। अभी तो कल वोटिंग होने दो, कितनी होगी क्या होगी देखते हैं क्या है। और अगर मार्केट को नर्वस होना भी है तो नतीजों के दिन होना, अभी चुनाव के दिन पहले से क्यों नर्वस। हाँ, मतलब आप एग्जाम दे के आ जाओ, पेपर दे के आ जाओ, रिजल्ट आने का टाइम और फिर आपको डर लगे कि मेरा क्या होगा वो तो समझ में आता है। पेपर तो दो भाई पहले, तो कल तो पेपर देने का टाइम है, अभी तो कल तो वोटिंग होगी, बाद में देखा जाएगा। ठीक है सर, चलिए बाय द वे अब बात करते करते थोड़ा रिकवर आएगा, वो आएगा ना। 215 से नीचे गया क्या? 18,215 के नीचे 250 के ऊपर आ गया। हाँ, निफ्टी नहीं गया, 235 से ही घूम गया, बराबर है। नहीं, वो सपोर्ट लेवल के आसपास ही ठीक है, कोई ऐसे खास इतना डरने परेशान होने की जरूरत नहीं। रनिंग करेक्शन चलेंगे लाइफ में। वो तो ठीक है सर। आई खबरें और थोड़े नतीजे जो आज के आ गए वो भी जाने अरमान के साथ। अरमान बताइए क्या कुछ एक्शन हो चुका है आज? जी, नतीजों में पॉलीमेडिकेयर यहाँ पर अगर आप देखें, मुनाफा लगभग 64% के आसपास जो है बढ़कर आया है। वहीं आय की बात करें, आय में भी लगभग 40% से के आसपास का जो है आपको उछाल दिखेगा। मार्जिन्स में भी आपको बढ़ोतरी है, लगभग 21.7 से बढ़कर 27% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। मगध शुगर यहाँ पर मुनाफा लगभग 6% बढ़ा है, पर आय में आपको लगभग 12.5% के आसपास की कटौती आती हुई दिखेगी। पर मार्जिन्स जो हैं वो इंप्रूव हो गया है, 16.8% से बढ़कर 22.7% के आसपास आते हुए दिखे हैं। अब खबरों पे आ जाते हैं। खबरों पे सबसे पहले IRCTC जो जी बिजनेस की जो मुहिम थी उस पर असर आपको आता हुआ दिख रहा है। IRCTC का वेंडर्स को आदेश जारी किया है और इसी के साथ साथ वेंडर्स को मेन्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का जो है आदेश भी देते हुए दिखे हैं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, D-Link, विद्या टेलीलिंक, इन सारी कंपनियों पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि PTI के हवाले से एक खबर आती हुई दिखी है। DGTR ने इंपोर्टेड ऑप्टिकल फाइबर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की जो है सिफारिश की है। इसके चलते आपको दिख सकता है कि यहाँ पर इन कंपनियों पर फोकस आता हुआ दिखे। अनुपम रसायन यहाँ पर जर्मनी की एक कंपनी के साथ इन्होंने लॉन्ग टर्म करार का विस्तार किया है। लगभग आप देखें $5 करोड़ के आसपास का जो है लॉन्ग टर्म करार का विस्तार वो करते हुए दिखे हैं। रॉयल ऑर्किड जो कि लगातार खबरें यहाँ पर आती हुई जा रही है, बेंगलुरु में इन्होंने एक जो है नया होटल है वो खोला है। और अंत में ब्लॉक डील्स हैं जिसमें IRFC 18 लाख, करूर वैश्य बैंक लगभग 20 लाख और गेल लगभग 15 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें और कुछ नतीजे। ज़्यादा नतीजों के लिए आज उतना हैवी डे है नहीं, सिर्फ 4 वायदा कारोबार की कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं। आज और कल के बीच में उतना हैवी नतीजा नहीं है जितना शायद पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था, और फिर भी फोकस पूरा का पूरा बाजार और स्टॉक्स पर बना हुआ है। तो आइए हमारे सारे मेहमानों का भी करते हैं स्वागत। बंसल जी, कुणाल जी, साथ ही सुमित जी, हिमांशु गुप्ता जी और वागले साहब भी हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं इस समय। बिल्कुल, तो लंबी लिस्ट है हमारे एक्सपर्ट्स की और डिमांड सबसे पहले क्लोजिंग शो में बिल्कुल की वागले साहब की तरफ से वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी बाय कॉल है, टाटा कम्युनिकेशन में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। 1279 1280 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 1315 1320 तक जाने के लिए तैयार है। तो आप एक 10-12 रुपए का रिस्क लेके 1269 का आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका टारगेट 1320 का होगा। मुझे लगता है ये कल तक आ जाना चाहिए। ये टाटा कम्युनिकेशन ऑल टाइम फेवरेट हमारा स्टॉक, और ये आज फिर से कमाल दिखाने की तैयारी में। TCS, तेजस, टाटा कम्युनिकेशन, टेलीकॉम से जुड़े टाटा ग्रुप के तीनों स्टॉक, और जो खबर पिछले हफ्ते स्वाति ने की थी एक्सक्लूसिव की 25,000 करोड़ के ऑर्डर की BSNL की तरफ से 4G के इंस्टॉलेशन के लिए जो आ रही है, आज वो खबरें आई भी है, चल भी रही कि वो फाइनली वो ऑर्डर अप्रूव हो चुका है। हालांकि ऑफिशियली कंफर्मेशन अभी आना बाकी है, लेकिन अनऑफिशियली वो ऑर्डर हो चुका है। अच्छा, ये बात सही है, और इसी वजह से ये सारे स्टॉक्स आज आपको एक्शन में दिख रहे हैं। तेजस भी आप देखिए मजबूत है, और TCS भी उसी हिसाब से थोड़े एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। तो टाटा कम्युनिकेशन ये है वो स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए वागले साहब की तरफ से। बिगुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी कोइंसिडेंटली सेम कॉल है मेरी भी टाटा कम्युनिकेशन पर ही।
ऑलरेडी वागले साहब ने कवर किया है इसको, तो ज़्यादा नहीं, बस इतना बोलूँगा कि ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा लगता है और मेरा ऐसा मानना है कि 1350-1380 रुपये तक का मूव यहाँ पर आता हुआ नज़र आ सकता है। ओके, तो हिमांशु जी और वागले साहब दोनों की जॉइंट कॉल एक तरह से आप मान लीजिए टाटा कम्युनिकेशन पर, और हाई कन्विक्शन है, स्टॉक में भी अच्छा मूवमेंट है। 28 अप्रैल को हमने आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी बताई थी, बीएसएनएल की तरफ से 4G रोल आउट का बड़ा ऑर्डर आ रहा है जो टीसीएस लेड कंसोर्शियम को मिलेगा, तो उसमें टीसीएस का भी फायदा है, तेजस नेटवर्क्स का भी फायदा है और टाटा कम्युनिकेशंस का भी फायदा है। और आज तो जबरदस्त मोमेंटम में टाटा कम्युनिकेशंस दिख ही रहा है। बाय द वे अनिल जी, बात करते करते बाजार पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अब आपको पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहे हैं। लोग प्रॉब्लम ये दीप की डर बहुत लगता है लोग, मतलब हम ग्रीन में ही रहना चाहिए, रेड में आना ही नहीं चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। करेक्ट। अरे जिन लोगों को मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, जिन लोगों को 200-250 पॉइंट 300 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर से गिरा है आज, ठीक है, और 101 पॉइंट करीबन आपका निफ्टी नीचे आया है, ठीक है, इससे जिसको डर लगा, क्या आपने शुक्रवार को नहीं देखा? करेक्ट, जब 1000 पॉइंट गिरा था, हुआ था, बिल्कुल हुआ था। तो फिर वापस आज क्यों आए मार्केट में? जब शुक्रवार का 1000 पॉइंट देख के डर लगा था, तो फिर अब 200 पॉइंट का डर बढ़ा है। और ये तो अब तो मान के चलते हो ना, शुक्रवार जैसी इवेंट कभी भी किसी एक दो इंस्टीट्यूशन का वेटेज अचानक से घट गया, किसी को पता नहीं, और उस दिन नीचे गिर गए, तो कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती है जिससे आप इतना 1200 पॉइंट घट जाते हैं, फिर भी वो लेवल वापस आ जाते हैं। ये तो इंट्राडे के छोटे मोटे चलेंगे। अपने कहे ना, जिंदगी में मिनट टू मिनट मार्केट प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे ना, यस, तो बड़ा वाला भी नहीं हो पाएगा। करेक्ट सर, है ना, करेक्ट। मिनट टू मिनट करेंगे कोशिश, तो घंटे वाला और दिन वाला भी नहीं हो पाएगा। बड़ा कोशिश, आज सुबह का एग्जांपल देखो, जब आईपीओ आया था मैनकाइंड की, बहुत अच्छा आईपीओ, पैसा लगाना जी, टॉप क्लास प्रमोटर है, लॉन्ग टर्म सोच के लगाइए, हो सकता है शॉर्ट टर्म में भी बन जाए पैसा। करेक्ट सर, करेक्ट। यस। जिन्होंने लॉन्ग टर्म अप्रोच रखी, उनकी शॉर्ट टर्म में पूरे पैसे बन गए। हाँ। जिनको ये नहीं, मैं तो भाई साहब मैं तो सिर्फ लिस्टिंग के लिए लूंगा, तो लिस्टिंग के लिए तो 50 फैक्टर और होते हैं ना। उस समय कैसा रिस्पॉन्स आता है, मार्केट कैसा है क्या नहीं, जरूरी नहीं कि स्टॉक पहले दिन चले, है ना। तो वो जो शॉर्ट टर्म अप्रोच वाले तो रह गए, जिन्होंने लॉन्ग टर्म अप्रोच की उनके शॉर्ट टर्म में पैसे बन गए। तो ये मार्केट वैसे ही है, आप डायरेक्शन क्लियर रखो, अप्रोच क्लियर रखो, डरो मत, पैसे बन जाएंगे, पैसे बन जाएंगे। ये बीच में जो झटके चलते रहेंगे, लेकिन आपको पता है ये होल्ड करने का, पैसा लगाने का, इन्वेस्ट करने का टाइम है। छोटी मोटी ऊपर नीचे रोज चलेंगे, डरिए मत, डरिए मत, बने रहिए, डटे रहिए, जो अनिल जी आपको कहते भी हैं। अब एक्शन काफ़ी आपको हो सकता है, बट ये मूव आएगा। बाय द वे, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इसके लिए खबर आपको आती हुई दिख रही है, और स्टॉक में हम सुबह से ही देख रहे हैं वीक एक्शन बना हुआ है, बट अब पता चल रहा है कि क्यों वीक एक्शन, और स्पेशली पिछले 5 मिनट में स्टॉक क्यों गिरा है। जो मर्जर की बात चल रही थी, एनसीएलटी चंडीगढ़ बेंच ने मर्जर पर रोक को बरकरार रखा है। पिछले महीने एनसीएलटी का फाइनल फैसला आ गया था, बट वो फैसला सुरक्षित किया गया था, पब्लिक नहीं किया गया था। अब उसकी कुछ डिटेल सामने आ रही हैं। नैम एस्टेट्स और एम्बेसी 1 के मर्जर पर रोक बरकरार है, तो आई थिंक थोड़ी पॉजिटिविटी पिछले कुछ हफ्तों से आई थी स्टॉक में, क्योंकि बाजार को लगा था कि शायद अब मर्जर को फाइनल अप्रूवल मिल चुका है, बट ऐसा अब तक नहीं हुआ है। इस ऑर्डर की डिटेल्स हम निकालने की कोशिश करेंगे, बट एनसीएलटी बैंगलोर के बेंच ने ऑलरेडी ये रोक लगाई हुई थी, अब एनसीएलटी चंडीगढ़ की बेंच ने भी इस रोक को बरकरार रखा है। तो फिलहाल कोई राहत नहीं है जहां तक इस मर्जर की बात है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर प्रेशर आपको दिख रहा है, और शार्प फॉल आते हुए झटका है, बड़ा झटका है, बड़ा झटका है। करेक्ट। जो एंटिसिपेशन में इसका एक रनअप एक्चुअली हो गया था सर, जब वो सुरक्षित ऑर्डर रखा गया था, बाजार को लगा कि शायद चलिए जब भी फाइनल ऑर्डर आएगा वो क्लियर ही होकर आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं है। इस बार ये बड़े लेसन मिले दीप, चेंज ऑफ मैनेजमेंट के बावजूद स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। सेम चीज़ आईबुल हाउसिंग में भी आप देख रहे थे, सेम चीज़ आईबुल रियल में देखिए, जहाँ एम्बेसी जैसा प्रमोटर आ रहा हो, लेकिन अब देखिए कानूनी पचड़ों में है, तो अब वो होगी एम्बेसी की कंपनी नहीं होगी, इसलिए 17% आज नीचे। तो मैं वही सोच रहा था, सुबह से हम शो में आने के पहले बात भी कर रहे थे मैं और दीप की, भाई क्या वजह तेजी से घटा हुआ है। तो एक बार विजय चोपड़ा साहब भी हमारे साथ हैं इस वक्त। चोपड़ा साहब, एनसीएलटी ने उनकी जो बंगलुरु बेंच ने तो पहले ही यहाँ पर रोक लगा रखी थी, अब चंडीगढ़ बेंच ने भी मर्जर पर रोक लगा दी, तो आईबुल रियल एस्टेट जो एम्बेसी बन सकता था, अभी शायद और इंतजार करना पड़ सकता है, या ना भी हो। देखो आगे क्या होता है कानूनी कार्रवाई। बताएं सर, क्या है व्यू आपका? अनिल जी नमस्कार। जब भी लिटिगेशंस में कोई कंपनी जाती है और लिटिगेशंस में फंसी रहती है, मुझे लगता है कि उससे थोड़ा सा दूर रहना ही बेहतर है। हालांकि एम्बेसी की अगर आप हिस्ट्री देखें या उसका प्रोफाइल देखें,
और अगर जो मर्जर होने के बाद एक सबसे बड़ी रियल एस्टेट एंटिटी बनने के चांस थे इंडिया बुल रियल एस्टेट के पास, मगर इस तरीके की अटकलें यदि लग रही हैं तो बहुत अच्छी संभावना है कि ये थोड़ा टाइम चलेंगी। मुझे नहीं पता कितना टाइम, ये कहना बहुत मुश्किल है कि मर्जर में कितनी अटकलें लगाई जा सकती हैं, बट ऑल ओवर मैं कहूँगा कि इंडिया बुल ग्रुप से थोड़ा सा भी फ़िलहाल दूर रहिए, और मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि बॉटम फिशिंग की जाए, क्योंकि हमें अभी भी नहीं मालूम कि कितनी और समस्याएं बाकी हैं। मगर निश्चित रूप से ये अच्छी खबर तो नहीं है, क्योंकि अगर एक बड़ी एंटिटी क्रिएट होती रियल एस्टेट में, एम्बेसी और इंडिया बुल रियल एस्टेट का, तो एक बहुत बड़ा अच्छा लैंड बैंक था जो कि इस कंपनी के पास होता। मैंने खुद रिकमेंड किया था निचले स्तरों पर, मगर मुझे लगता है कि ये शायद इस समय लेने के लिए बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और जो लोग होल्ड करके बैठे हैं, थोड़ा सा होल्ड करिए, पेशेंस रखिए, संभावना है कि ये वापस आएगा। तो ये है आपके लिए आईबुल रियल एस्टेट पर। कुछ और डेवलपमेंट, कुछ और खबर है? सर, इंडिया बुल्स ने बेसिकली जो डिस्क्लोजर डाला है वो 2-3 चीज़ें इसमें इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं कि बैंगलोर ब्रांच ने ऑलरेडी इस मर्जर को सैंक्शन कर दिया था, क्योंकि नैम एस्टेट्स और एम्बेसी 1 की जो जुरिस्डिक्शन है वो बैंगलोर एनसीएलटी पर आती है, बट चंडीगढ़ एनसीएलटी के अंदर आईबी रियल एस्टेट की जुरिस्डिक्शन आती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एसेंशली इस मर्जर पर कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए थे, जिसकी वजह से चंडीगढ़ ब्रांच ने अपना व्यू इस समय रखा हुआ है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का मानना है कि ये जो भी ऑब्जेक्शंस उठाए गए हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, ये इतने सीरियस नहीं है कि इसको मर्जर पर इम्पैक्ट होना चाहिए, और कंपनी ने अपनी तरफ से एनसीएलटी के सामने पक्ष रखा था, बट फिलहाल तो ये ऑर्डर उनके खिलाफ ही आया है। वो वेट कर रहे हैं कि पूरा ऑर्डर जब उन्हें मिले तब आगे की वो जो भी रणनीति है वो सामने लेकर आएंगे। आई गेस एनक्लैट में तो ये जाएगा ही अपील के लिए, फिर वहाँ पर क्या मुद्दा आता है वो देखना पड़ेगा। बट एसेंशली बैंगलोर ब्रांच की तरफ से आई डोंट थिंक कोई क्लियरेंस ही, मैं कंफर्म करने की कोशिश करता हूँ, बट चंडीगढ़ ब्रांच ने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शंस उठाए थे उस पर रोक लगाई है, और इस पर फिर इंडिया बुल्स कहना है कि हम मानते हैं कि ये जो उन्होंने मुद्दे उठाए ये ठीक नहीं है और ये मर्जर को इम्पैक्ट नहीं करने चाहिए। बट ऑफ कोर्स चंडीगढ़ ब्रांच ने जो व्यू लिया है वो व्यू लिया है। इनका ये भी कहना है कि शेयर होल्डर्स ने तो ऑलमोस्ट फुल मेजॉरिटी के साथ ही इसको अप्रूवल दिया था, बट एसेंशली लीगल अप्रूवल अभी इस मर्जर को आया नहीं है। जब आगे का ऑर्डर आता है सर, तब पता चलेगा इनकी क्या रणनीति है। बट स्टॉक में भारी गिरावट आपको होती हुई दिख रही है। 16% का कट आईबी रियल एस्टेट के काउंटर पर आपको दिख रहा है। एक बार चार्ट पर मैं सुमित जी से राय लूं। सुमित जी, ऑफ कोर्स अभी तो न्यूज़ पर रिएक्ट कर रहा है, तो देखना पड़ेगा कि आगे कितना रिएक्शन रहता है, बट टेक्निकली लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट होंगे 16% की गिरावट के बाद? सर दीपांशु, न्यूज़ पे भी रिएक्ट कर रहा है, और स्टॉक को अगर देखेंगे तो स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर भी अच्छा देखने को मिला है। इंडिया बुल रियल एस्टेट में अभी नीचे में जो सपोर्ट है वो है 55 का। इमीडिएट सपोर्ट 55 का है। 55 का लेवल टूटने के बाद 50 के लेवल भी टूटेंगे, तो एक बार के लिए स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड करना है, और स्टॉक के अंदर दबाव और देखने को मिल सकता है। 55 के बाद 50 के अंदर के लेवल जल्दी फिर शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट इम्पैक्ट। मामला थोड़ा सीरियस है। देखते आगे क्या कुछ होता है। हालांकि कंपनी भले ही कह रही हो कि मर्जर पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कैसे नहीं पड़ेगा वो समझना होगा। जाहिर सी बात है, कानूनी प्रक्रिया तो आगे है ही, लेकिन मामला तो अटकता हुआ दिख रहा है, और स्टॉक की प्राइस भी उसी में आपको साफ नजर आएगी। अब समझ में आया 150 का 50 क्यों हो गया। धीरे धीरे गिरते अटका हुआ है और लंबा अटका हुआ है। आइए, इस बीच बाजार भी अटके हुए हैं, न बहुत तेजी के मूड में न बहुत मंदी के मूड में। हरे निशान में आते थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, लाल में आते फिर हर निशान में आने के लिए छटपटाते हुए। आइए, इंडिया बुल्स हाउसिंग भी इसकी वजह से गिर गया। मैं वही देख रहा था कि भाईचारा तो होना ही चाहिए, वो भी फिसल गया। भाईचारा तो होना चाहिए। अभी कौन सा हुआ था ना, एक स्टॉक का आया था, ग्रुप के सारे गिर पड़े। अदानी में, हाँ अदानी में तो वो तो खैर जिस है ही है, बट ब्रिटानिया बॉम्बे, ब्रिटानिया गोएयर जो अनलिस्टेड था, तो वही वाला बात है। तो ये तो अच्छा, बाकी सब छोड़ो ना, सबसे बड़ा भाईचारा तो सारे शेयरों में ही है, मार्केट में जितने लिस्टेड हैं। तेजी आती सब हाँ मैक्सिमम चलते हैं, मंदी आती मैक्सिमम गिरते हैं। हाँ, मार्च 2020 में सभी गिरे थे, और अभी देखो सब, तो वो वैसा हाल है। तो 80% 90% स्टॉक तो भाईचारा निभाते हैं मार्केट के साथ पूरा। चलिए आइए बढ़ते आगे। डॉक्टर रेड्डीज नंबर्स पेश करने वाला है कल, अनुमान जान लीजिए आप आज ही। नूपुर बताने को तैयार है। नूपुर बताइए कैसे रहेंगे रिजल्ट्स?
सर रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पहले मैं बता देती हूँ बेस में काफ़ी सारे एडजस्टमेंट थे ऑपरेशनल लेवल पे, तो अनुमान इस हिसाब से बन रहा है कि कंपनी की आय में 13% की ग्रोथ आ सकती है। 6170-80 करोड़ के आसपास कंपनी की आय आते दिखेगी, लेकिन ऑपरेशनल लेवल पे आपको काफ़ी बड़ा जंप दिख सकता है एडजस्टमेंट्स के चलते। कामकाजी मुनाफा 1560 करोड़ का अनुमान है इस बार का, तो यहाँ पर नजर रहने वाली है। मार्जिन 25% के एक्सपेक्टेशन पर इस बार आ सकते हैं, और मुनाफा जो है वो करीबन 950 करोड़ के आसपास आ सकता है। बेस का एडजस्टमेंट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए अनुमान काफ़ी जंप वाई बेसिस पे आपको नजर आ सकता है। यूएस सेल्स में देखें तो 25% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर बाजार लेके चल रहा है। प्राइसिंग के कंसर्न्स खत्म हो गए। मोस्ट ऑफ द फार्मा कंपनीज की पिछले क्वार्टर में कमेंट्री भी यही रही थी। इंडिया बिजनेस देखें तो 6 से 8% की ग्रोथ यहाँ पर भी उम्मीद है। और यूएस सेल्स देखें तो 25 से 33 करोड़ डॉलर के आसपास इस क्वार्टर में आ सकती है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस और एपीआई और ऑर्गेनिक्स दोनों ही सेगमेंट में घटे, जिसके चलते ग्रॉस मार्जिन और एबिटा मार्जिन तिमाही दर तिमाही आपको इंप्रूव होते नजर आएंगे। मार्जिन और यूएस सेल्स पे मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बड़ा प्लेयर है तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट बात यही है कि बेस काफ़ी लो है, काफ़ी एडजस्टमेंट्स थे, तो उन एडजस्टमेंट को हटा के हमें नंबर्स देखने होंगे क्वार्टर 4 के। एडजस्टमेंट्स भी थे एडजस्टमेंट वैसे फार्मा में, तो यूजुअली हम नंबर्स पर देखते ही हैं एडजस्टमेंट्स का। एक बार वागले साहब हैं अगर, तो उनके साथ चार्ट पर राय भी ले लेते हैं। वागले साहब एक बार देखें सर, डॉक्टर रेड्डीज 4900 एसेंशियली स्टॉक थोड़ा एक्टिव ही रहा है, फार्मा भी एक्टिव रहा है, बट चार्ट्स पर क्या कहता है डॉक्टर रेड्डीज नतीजों से पहले? दीपांशु काफी मूव हो चुका है, 4450 का ब्रेकआउट है, और हमने तभी बोला था 5000 का टारगेट है, जो ऑलरेडी आ गया है 2-3 दिन पहले। तो मुझे ऐसा बहुत बड़े मूव की तो संभावना लगती नहीं है, लेकिन वीकनेस भी नहीं है। ब्रॉडली 4800 5000, हाँ अगर 5000 के पार निकलेगा तो मे बी 5100, उससे ज़्यादा मेरे को शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में अनदर स्टोरी है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स है, तो वो उसको क्लियर करना इतना इजीली नहीं होगा। रेजिस्टेंस है अभी, क्लियर करना इजी नहीं होगा। रेड्डीज देखते हैं नतीजों से अगर कोई जोश आए या नहीं। तब तक चार्ट कॉर्नर है तैयार, आइए चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास। बताएं सर। दिवांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है डीवीज लैब। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और एक इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस कर रहा है ये स्टॉक। 3331-32 का एक इंपॉर्टेंट हर्डल है, उसको क्रैक कर रहा है। साथ में देखने को मिल रहा है एक पॉजिटिव क्रॉसओवर। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, काफ़ी समय लगा करके डीवीएस लैब ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया। बहुत समय की अंडर परफॉर्मेंस को भी ये स्टॉक खत्म करता हुआ दिख रहा है और अब ये 200 डेज मूविंग एवरेज के करीब ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, हमें लगता है वापस से स्टॉक में एक अच्छा अप ट्रेंड बनेगा, तो इन स्तरों पर बाय करके चले। यहाँ पर 3300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय है। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 3450 का, 3450 का पहला टारगेट और 3500 का दूसरा टारगेट, जिसके लिए डीवीएस लैब में खरीदारी की राय। ओके, डीवीएस लैब ये है खरीदारी करने की राय आपके लिए आती कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। इस वक्त इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। आइए बढ़ते आगे, और ट्रेन में खाने पर ओवर चार्जिंग को लेकर जी बिजनेस ने बड़ी मुहिम चलाई और इस मुहिम का बड़ा असर होता हुआ दिख रहा है। आईआरसीटीसी और रेल विभाग एक्शन मोड में पूरी तरह से आ चुके हैं। पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, स्वागत है आपका। बताएं किस तरह का एक्शन आईआरसीटीसी और रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से लिया जा रहा है। खाने की में जो कैटरर्स की तरफ से ओवर चार्जिंग की जाती है, पैसे ज़्यादा वसूल किए जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है, उस पर किस तरह का एक्शन लेने के मूड में है सरकार और आईआरसीटीसी? जी सर, कल हमने ये खबर दिखाई थी और मात्र 24 घंटे के भीतर एक बड़ा एक्शन रेलवे और आईआरसीटीसी दोनों की तरफ से देखने को मिल रहा है। आईआरसीटीसी ने जहां अपने तरफ से सभी जीजीएम्स को चिट्ठी लिख दी है और उनसे 15 मई तक, यानी कि महज 5 दिन बाद ही रिपोर्ट मांगी है कि क्या आपके एरिया में इस तरह की ओवर प्राइसिंग या ओवर चार्जिंग हो रही है। अगर हो रही है तो उसको तत्काल प्रभाव से रोकें और जो भी स्टेप्स आपने उठाया है उसकी पूरी एक्शन टेकन रिपोर्ट आप आईआरसीटीसी के हेडक्वार्टर्स में भेजिए। इसके अलावा वेंडर्स को चिट्ठी लिखी है, सारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको चिट्ठी
चिट्ठी लिखी है और उनसे कहा है कि अगर आप ये अला कार्ट मेन्यू के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उसको तत्काल प्रभाव से बंद कीजिए, वरना हम अला कार्ट मेन्यू की व्यवस्था ही बंद कर देंगे। यानी कि फिक्स मेन्यू रहेगा और उसका फिक्स रेट रहेगा और इससे आपको परेशानी होगी, ग्राहक को थोड़ी कम होगी लेकिन आपको ज़्यादा परेशानी होगी। तो दो ये बड़ी चीज़ें जो कि हमारे खबर दिखाने के बाद एक्शन लेते हुए IRCTC ने की है। इसके अलावा रेलवे और IRCTC दोनों मिलकर जितने भी ऐसे रूट्स जहाँ पे कि ज़्यादा ट्रैफिक है, ओवर क्राउडेड है, ट्रेन ज़्यादा भर के चल रही हैं, उन रूट्स पर ट्रेनों में औचक निरीक्षण को बढ़ाने का पूरा प्लान तैयार करके बैठे हुए हैं। IRCTC ने जो प्लान हमें बताया उसके अनुसार कुछ टोलियों में, छोटी छोटी टोलियों में अलग अलग स्टेशन पे औचक निरीक्षण के लिए उनके अधिकारी जो है ट्रेनों में बोर्ड करेंगे और वो ग्राहक के तौर पे कुछ चीज़ें मांग कर ये देखेंगे कि क्या उनसे भी अतिरिक्त प्राइजेस ली जा रही हैं या नॉर्मल जो ग्राहक है उनसे बातचीत करके भी उसका फीडबैक लेंगे। इसके अलावा एक बड़ा एक्शन जो आने वाले दिनों में हमको ट्रेन के डिब्बों में देखने को मिलेगा वो ये है कि ग्राहक को ये इन्फॉर्म्ड हो कि जो वो खाना ले रहा है उसकी प्राइस क्या है असल में, वो उसको आसानी से दिख जाएगा। यानी कि पूरे डिब्बे में जहाँ जहाँ भी आसानी से दिख जाने वाली जो कोने हैं वहाँ पे पूरी रेट लिस्ट लगाई जाएगी और ये साफ कहा जाएगा कि आप इस रेट लिस्ट के हिसाब से ही अपनी पेमेंट कीजिए। इसके अलावा अगर आपको बिल नहीं मिल रहा है तो आप बिल मांग के उस ओवर चार्जिंग या फिर ओवर प्राइसिंग से बच सकते हैं। आमतौर पे एक बड़ी समस्या हमको देखने को मिली थी पानी को लेकर कि IRCTC के जो वेंडर्स हैं या फिर जो भी वेंडर्स ट्रेन में चलते हैं वो जानबूझकर आपको रेल नीर नहीं बेचते, किसी और पानी को आपको सप्लाई करते हैं। उसके लिए भी एक बड़ा एक्शन प्लान IRCTC ने तैयार किया है और आने वाले दिनों में उनके 4 प्लांट्स जो हैं तैयार हो जाएंगे और उन 4 प्लांट से लगभग 85% तक की सप्लाई जो है वो पूरी कर सकते हैं। तो कई सारे स्टेप्स है सरकार ने और IRCTC ने लिए हैं जो कि हमारी खबर के बाद है। जो चिट्ठी हमने अभी शेयर भी की है उसके अनुसार भी साफ दिखता है कि जब हमने खबर बताई है उसके बाद ही वो सारे एक्शन प्लान किए गए हैं। जो चिट्ठी पे डेट मेंशन है वो साफ दिखाती है कि हमने जब खबर बताई उसके बाद ये सारा एक्शन लिया गया है। तो कुल मिलाकर ये जी बिजनेस की खबर का एक बड़ा एक्शन है। जहाँ भी कस्टमर या कंज्यूमर को कोई तकलीफ होती है जी बिजनेस अपनी आवाज़ उठाता रहता है और ये कंज्यूमर के हित में एक बड़ा फैसला IRCTC और रेलवे लेते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक्शन बड़ा होता हुआ दिख रहा है और आप देख सकते हैं ढेर सारी कंप्लेंट्स जो हमारे दर्शकों से हमें मिली है जो हमने आगे पहुंचाई और उस पर एक्शन होता हुआ दिखाया। एक चिट्ठी की कॉपी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं जो गई है सारे अधिकारियों को, और इस मुद्दे पर न सिर्फ ये चिट्ठी बल्कि एक और हम आपको बाइट सुनवाना चाहते हैं जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से तेजी से इस पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। इस मुद्दे पर IRCTC के डायरेक्टर कैटरिंग डॉक्टर L रवि कुमार ने क्या कहा है, आइए सुनिए। मैकेनिज्म्स तो बहुत है, आपका कल हाईलाइट किया है। हम वी आर टेकिंग मोर स्टेप्स इन दैट। वी हैव ऑलरेडी गिवन इंस्ट्रक्शंस टू मोस्ट ऑफ आवर पीपल टू डू अ सरप्राइज चेक एंड take adequate steps, and we will identify the trains where regular complaints are coming on the overcharging, quality issues हम कर रहे हैं, मैक्सिमम हम ट्राई कर रहे हैं। IRCTC अपनी प्राइस लिस्ट पैंट्री कार में रखे हैं। सभी वेंडर के पास एक एक मेनू कार्ड होगा जो कुछ सर्व कर रहे हैं गाड़ी में, उसको देख सकते हैं। पैसेंजर्स बिल मांग सकते हैं। सभी पैसेंजर्स को POS मशीन वेंडर्स के पास है, पैंट्री कार मैनेजर के पास भी है, वो बिल इश्यू कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह का एक्शन होता दिख रहा है। आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, ये वाली बाइट जो अभी आपने सुनी है और ये जो पूरी स्टोरी, इस स्टोरी को आप अपने मोबाइल में हमेशा रखें। जब भी आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, आपको अगर कोई कैटरर आपके साथ बदमाशी करे, ओवर चार्जिंग करने की कोशिश करे, बिल ना दे, सीधा ये बताइए, ये देख लीजिए भाई मैं जी बिजनेस का दर्शक हूँ, बिल्कुल, और ये आपके डायरेक्टर साहब हैं कैटरिंग वाले, वो कह रहे हैं और क्या क्या एक्शन हुआ है, फिर उसके बाद बताइए कोई ना करें। उसके बाद सीधा आप हमें ट्वीट करें या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमसे संपर्क करेंगे। सर ये करने के बाद भी कैटरर माना नहीं है। एब्सोल्युटली, देखिए फिर से क्लास लगेगी। बिल्कुल, अगर एक की लगी है और एक की क्लास लगने से सब पर एक्शन आया तो फिर से होगा। तो ये आपकी जागरूकता जरूरी है बिल्कुल सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो पीड़ित है अगर वही नहीं कहेंगे, आप अगर मानने आप वो आदत में डालेंगे, चलो ठीक है यार क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, मेरे 10 रुपये 20 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं या 50 रुपये खाने के एक्स्ट्रा जा रहे हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप ऐसा सोचने लगेंगे तो फिर बात कैसे उठाई जाएगी। तो आपकी आवाज़ को उठाने का जिम्मा हमारा है, लेकिन आवाज़ हम तक पहुँचाने का जिम्मा आपका है। और हर बार ज़रूरी नहीं कि हमें मैटर को मीडिया में उछालना ही पड़े। आप ये अपने पास रख लीजिए। देखिए ये लेटर की कॉपी, ये जी बिजनेस की स्टोरी और ये डायरेक्टर कैटरिंग साहब का स्टेटमेंट। अब भी आपको ओवर चार्ज करना है
करिए, बस उसके बाद आप भेज दीजिए। सिंपल सी चीज़ है, फिर देखिए क्या होता है। एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया सर, ये बहुत 100%। सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो ओवरचार्ज हो रहा है, एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, फिर उसका फायदा उठा लिया। एब्सोल्युटली। तो और अब तो रेट लिस्ट रखनी पड़ेगी, सब कुछ रखना पड़ेगा, धीरे धीरे सब चीज़ें होंगी। ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है एब्सोल्युटली, और ये हो गई। सो बिल्कुल, अगर आपको भी इस तरह की कहीं कोई भी समस्या आ रही है तो प्लीज़ उसे लिखें। चाहें तो आप सीधा IRCTC को और रेलवे मिनिस्ट्री को टैग कर दें, हमें टैग कर दें, हम आपकी बात को फिर से पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल हमारी पूरी टीम को, जिन्होंने पूरे ग्राउंड लेवल से लेकर यहाँ तक मिनिस्ट्री तक इस मुहिम को बड़ी बखूबी अंजाम दिया है, बड़ा काम किया, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि और सरकार को भी मैं एक चीज़ और है, IRCTC और सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि काम नहीं होता, काम नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कानून है, रेट लिस्ट है, लेकिन उसके बावजूद कैटरर्स मनमानी करते हैं, वेंडर्स मनमानी करते हैं। लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर अंदर IRCTC और रेलवे मिनिस्ट्री उस पर एक्शन लेती है तो ये काबिल तारीफ है। बिल्कुल उनकी भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि आप कोई आदमी गलत कर रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते, किसी के मन में आ ही जाए गलत करने का। लेकिन अगर गलत कर रहा है, आपको पता चला और उस पर तुरंत एक्शन ले रहे हैं, तो वो भी छोटी बात नहीं है। सो IRCTC ने जो किया है, रेलवे मिनिस्ट्री ने जो किया है, वो काबिल तारीफ है, इसमें कोई डाउट नहीं। 24 घंटे में हमने जब ये मैटर उठाया तो हमने नहीं सोचा था कि 24 घंटे में मैटर इस तरह से इतना जल्दी एक्शन हो जाएगा। लेकिन एक्शन बहुत अच्छा हुआ है, बहुत फास्ट हुआ है। सारे अधिकारियों तक मेल्स जा चुके हैं, विजिलेंस टीम बन रही है। और मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप खुद अपनी विजिलेंस में रखिए साथ में, बस ये वाला वीडियो आप साथ में रख लीजिए, बात खत्म। कह दीजिए देखिए ये वीडियो है, अब भी आपको पैसा लें तो लीजिए। हो सकता है बंसल जी को जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं ना एयरपोर्ट पे वगैरह, सब फ्री में ही खिलाए, फिर बाद में भाई साहब रहने दो, गलती होगी आपसे, ओवर चार्जिंग का हमने सोचा ही कैसे, आप खाली वो दे दे तो ठीक है। एनीवे, चलिए, तो ये है आपके लिए बड़ा एक्शन IRCTC और रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से आता हुआ है इस मुद्दे को सुलझाने के लिए। सेठी साहब से करते हैं मुलाकात, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब, स्वागत है आपका, बताएं सर क्या है इरादा। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले तो अभी जो स्टोरी चला रहे थे उसके लिए IRCTC को तो बधाई देना बनता ही है, काबिले तारीफ एक्शन लिया उन्होंने 24 घंटे के अंदर। पर अनिल जी, आपकी आवाज की ताकत है, आपकी आवाज की ताकत है, आपने मुद्दा उठाया, उसके 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा एक्शन हो गया। नहीं सर, ये तो जी बिजनेस का प्लेटफॉर्म है, जो हमारी ब्रांड है उसका असर है। और सही, सबसे बड़ी बात यह है कि सेठी साहब, अगर किसी सही मुद्दे को ईमानदारी से उठाया जाए तो वो सही अंजाम तक पहुंचता है। तो मुद्दा भी सही था, प्लेटफॉर्म भी सही था, और एक्शन लेने वाले अधिकारी और कंपनी भी सही। तो फिर ये दर्शकों के और कंज्यूमर्स के हित की बात होती है। धन्यवाद आपका, बताएं सर। अनिल जी, आज 2 स्टॉक है, दोनों कैश मार्केट के, जिनमें खरीदारी करनी है। जो अनिल जी आज का पहला स्टॉक है, एक पेपर स्टॉक है, ओरिएंट पेपर। पहले प्राइस बोलता हूँ, 43 रुपए 75 पैसे पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 52 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 39 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। अनिल जी, ये CK बिरला ग्रुप की कंपनी है, जो कि राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर में इसकी 50% कैपेसिटी है और टिश्यू पेपर बनाने में 50% कैपेसिटी है। भारत का, जहां तक टिश्यू पेपर का सवाल है, सबसे बड़ी कंपनी है भारत की टिश्यू पेपर बनाने वाली। 17% का मार्केट शेयर है भारत में, और जो भारत से एक्सपोर्ट होता है टिश्यू पेपर, उसमें 44% एक्सपोर्ट का इनका कंट्रीब्यूशन है, मतलब ये एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी अनिल जी, पेपर सेक्टर पे बुलिश हूँ। हाल ही में मैंने 2 स्टॉक सजेस्ट किए, SSI पेपर और JK पेपर, दोनों में अच्छी तेजी चल रही है। और इस सेक्टर में जो ग्रोथ के कारण है, एक तो पैकेज फूड है, ई-कॉमर्स है, फिर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, ऑर्गेनाइज रिटेल, इन सब के कारण तो एक तेजी दिख ही रही है। बट जो एक गेम चेंजर नजर आ रहा है अनिल जी, वो है सामने एक नई एजुकेशन पॉलिसी आनी चाहिए। गवर्नमेंट, मुझे लगता है अगले साल के जनरल इलेक्शंस के पहले, यानी सितंबर अक्टूबर में, मुझे लगता है ये नई एजुकेशन पॉलिसी आ सकती है। वो अगर आती है तो नया करिकुलम होगा और उसको 22 लैंग्वेजेस में टेक्स्ट बुक्स प्रिंटिंग होनी है। तो वो एक बहुत ही बड़ी जबरदस्त डिमांड होगी। और जिस तरह से इंडस्ट्री में नई ग्रीनफील्ड कैपेसिटी नहीं आ रही है, मतलब ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन हो रहे हैं या डीबॉटलनेकिंग हो रही है, तो मुझे लगता है जबरदस्त डिमांड देखने को मिलेगी। और दूसरा, अभी जो हाल ही में नतीजे आए, जैसे SSI पेपर के नतीजे आ गए, क्वांटम के आ गए, आंध्रा पेपर के नतीजे आ गए, सबके नतीजों में मार्जिन में अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, बिकॉज
कोयले के जो प्राइसेस है, जो पिछले साल 15,000 रुपए प्रति टन थे, वो घट के अब 8,000 रुपए प्रति टन है और कोयला इनके पावर के कॉस्ट में काफी बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तो उसका फायदा हो रहा है। ये तो हो गई कोर बिजनेस की बात। अनिल जी, इस स्टॉक में बहुत और वैल्यू है। आज सुबह वरिंदर बंसल भी इसकी चर्चा कर रहे थे। ये कंपनी जो ग्रुप कंपनी है हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसमें 9 लाख शेयर मतलब 12% हिस्सेदारी रखती है। अल्ट्राटेक सीमेंट के इनके पास 1,46,000 शेयर है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स के 12,45,000 शेयर है और इन सब शेयरों की वैल्यू आ रही है 550 करोड़ आज की प्राइस के हिसाब से। दूसरा, इनके पास ओडिशा में अनयूटिलाइज्ड लैंड है 850 एकड़ का। दिल्ली में लैंड है जिसकी वैल्यू आकी जा रही है 1000 करोड़। तो ये दोनों मिला के 1550 करोड़ तो इनकी वैल्यू होती है, जबकि कंपनी की मार्केट कैप एक अच्छा खासा एक लीडर मार्केट बिजनेस होने के बावजूद सिर्फ 930 करोड़ की मार्केट कैप है। मुझे तो लगता है ये स्टॉक यहाँ से डबल होना चाहिए। बाकी शॉर्ट टर्म टारगेट है 52 रुपए के और स्टॉप लॉस रखना 39 रुपीज का। बुलिश ऑन द स्टॉक। ओके, तो ओरिएंट पेपर है स्टॉक जहाँ पर खरीदारी करने की राय बताएं सर। दूसरा स्टॉक अनिल जी आज का है ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज, जो अभी 69 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहले शॉर्ट टर्म टारगेट है 80 रुपए के, स्टॉप लॉस रखता है 65 रुपीज का। ये कंपनी प्राइवेट कंपनीज के लिए मार्केट इंटेलिजेंस डेटा प्रोवाइड करती है। वन ऑफ द टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स है इस सेगमेंट की। एक एसेट लाइट मॉडल है और ये सास बेस्ड इनका एक प्लेटफॉर्म है ट्रैक्शन नाम का, जो कि ये प्राइवेट इक्विटी फंड्स, फिर वेंचर कैपिटल और आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, इनको कैटर करती है। करीबन ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से कई सारी कंपनियां इनकी क्लाइंट है। 58 से ज्यादा देशों में इनके कस्टमर्स है। एक बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी। और इनका जो बिजनेस मॉडल है, इंक्रीमेंटल जो भी रेवेन्यू आता है उसमें जो मार्जिन है वो 50 से 60% के मार्जिन है। तो इस तरह का एक बिजनेस मॉडल है। बाकी बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाले दिनों में होनी चाहिए। और हम देख रहे हैं जिस तरह से मिड कैप आईटी और आईटी रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनके नतीजे तोड़फोड़ आ रहे हैं। आज बिरला सॉफ्ट देखिए, एफएसएल है, न्यूजेन है, सब में बहुत अच्छी तेजी रिजल्ट के बाद बनी है। इस कंपनी के भी नतीजे आने वाले हैं परसों 11 तारीख को। मुझे लगता है बहुत अच्छे नतीजे होने चाहिए इस क्वार्टर के। दिसंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी। 1 करोड़ के पैट के सामने 6 करोड़ का पैट था। FIS DIS भी अराउंड 29-30% स्टेक ओन करते हैं। फिर इसमें एलिवेशन कैपिटल नाम का वेंचर कैपिटल फंड है, वो भी अराउंड 11% स्टेक ओन करता है और उनके मिस्टर विवेक माथुर इनके बोर्ड में भी है। और बाकी एबेकस के पास भी 1.62% है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। अपने हाईज 103 के हाईज थे, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। खरीदारी करने की सलाह 80 रुपए के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 65 का। ओके, तो ये 2 स्टॉक है जहाँ पर एक्शन भरपूर आपके लिए। बिल्कुल, 2 कैश कॉल्स, ओरिएंट पेपर और ट्रैक्शन, जहां पर आप करें खरीदारी। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं हम अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी भी। सुस्ती है अनिल जी डाउ फ्यूचर्स में। 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट इस समय दिखा रहा है। 50 अंक नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स है। यूरोप में भी हल्की फुल्की नरमी है, कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं। 3 दिन के वीकेंड के बाद यूके खुला है, वहाँ पर 1/4% की कमजोरी है। बाकी बाजार में भी 0.5% की वीकनेस दिख रही है। कच्चा तेल 1% नीचे। रुपये आज जरूर काफ़ी बड़ी गिरावट है। ये लंबे समय बाद इंट्राडे में इतनी बड़ी फॉल आप रुपये में देख रहे हैं। 30 पैसे गिरा है। 82 के ऊपर वापस गया है डॉलर और 2 हफ्ते के निचले स्तर पर आया रुपया। तो थोड़ा रुपये में प्रेशर है। एशिया भी ठीक ठाक था, थोड़ा दबाव भी था चीन और हांगकांग के बाजार। हम भी फ्लैट हैं सर ऑलमोस्ट। क्या करना है इस समय? 18,200 के नीचे बंद नहीं होगा। 18,300 के ऊपर भी बंद होने की इच्छा नहीं है। ओके, तो वही सुबह जो स्ट्रेटेजी आपने एफएनओ के डेटा के समय 8.25 पे पूछी थी वही है। 18,200 के नीचे गया तो 50 पॉइंट की नीचे की रिस्क है। 18,300 के ऊपर निकला तो 18,350 तक की जगह। 3 बजे तक अगर आप 18,300 को पार करके निकलते हैं तो 18,350 375 तक जा सकते हैं। हालांकि संभावना कम है और वो इसलिए कह रहा हूँ दीप के 18,300 के कॉल ऑप्शन पर 1 करोड़ 30 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 18,200 भी आपसे टूटेगा नहीं क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख शेयर वहाँ पर हैं 18,200 के पुट पर। तो 18,200 18,300 की रेंज है। तो जैसा जब जोर से नीचे आया था तो हमारा भरोसा डगमगाया नहीं कि भाई डरिए मत, कोई टेंशन वाली बात नहीं, खरीदारी की रेंज में आ रहे हैं। वैसे 18,300 के आसपास आ रहे तो कोई बहुत अति उत्साहित नहीं हो रहा हूँ कि बड़ा तेज भाग जाने वाला है। राइट, हाँ मतलब हाँ, वो दोनों तरफ आपको मन को शांत रखना जरूरी है। तेजी में कूदना नहीं है, मंदी में गिर नहीं जाना। गॉट इट, है ना। सो 18,200 के नज़दीक पहुंचेगा तो लेना है। 18,300 350 के आसपास आएगा तो थोड़ी प्रॉफिट बुक करके वापस से इंतजार करें। बैंक निफ्टी भी सिंपल यही है दीप। 43,000 43,500 वही रेंज है। तो 43,000 43,150 इस रेंज में आने पर आपको आज का लो क्या है 43,150 है। जी हाँ, इस रेंज पर आने पर थोड़ा खरीदारी के बारे में सोचेंगे। ऊपर में
43,350 43,500 की रेंज में आने पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचेंगे। तो बचे हुए समय में मुझे लगता है कि आज बाजार बड़ा मूव देने के मूड में नहीं है, और उसकी वजह ये कि मंदी का माहौल है नहीं, करेक्ट, इसलिए ज़्यादा गिरता नहीं। तेज़ी का माहौल है लेकिन डाउ फ्यूचर्स 100-125 नीचे, इसलिए ज़्यादा बढ़ता नहीं। तो आप बचे हुए 1 घंटे में सिर्फ टाइम पास करेंगे ऐसा लगता है। फिर भी हम टाइम पास की सोच रहे हैं, लेकिन बाजार कुछ कर गुजरने के मूड में आ ही जाए तो मैं बता दूं 3 बजे तक अगर 43,500 पार करके टिका तो बढ़िया एक्शन आ सकता है शॉर्ट कवरिंग का। 3 बजे तक 43,000 के नीचे गया तो मंदी बढ़ सकती है। 3 बजे तक 18,200 और 18,300 की रेंज को कहीं एक तरफ पार किया तो 50-50 पॉइंट का मूव आ सकता है। ये संभावना कम है, खाली आप नोट करके रखें बस। संभावना ज़्यादा है, न 43,000 तोड़ेंगे, न 43,500 तोड़ेंगे, न 18,200 तोड़ेंगे, न 18,300 तोड़ेंगे। गॉट इट, ठीक है, तो रेंज में ही रहने वाले, कुछ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट मत करें। बट एक बिरला सॉफ्ट पर आपकी राय लेनी थी एलजी, क्योंकि सुबह 304 तक के फाइनल टारगेट्स दिए थे, 310 पर इस समय बिरला सॉफ्ट ट्रेड कर रहा है। 308 स्पॉट में, फ्यूचर्स में 310 के लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। दीप, ये तो मेरी उम्मीद से तो काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। मैं तो सोचा भी नहीं था कि इतना बढ़ेगा जी, क्योंकि मेरा तो आइडिया था कि चलो डिप्स पे भी ले तो खरीदा है, सीधे ही 3-3.5% ऊपर ही 4% ऊपर खुला था। तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट वाकई में बढ़िया भागा है। MGL बढ़िया भागा है, ठीक है, दोनों में 7-7% की मूव। भागना तो इसको कहते हैं जो अभी हिमांशु जी और वागले साहब ने बताया। टाटा कॉम 1280-82 वाला दिखे 1300 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा, 5% थर्ड टॉप गेनर है आज का आपके लिए। तो बढ़िया एक्शन में ये भी आता हुआ दिख रहा टाटा कॉम। चलिए, ऑल टाइम फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। टाटा स्पेशल 25 में था ये, बिल्कुल है और हमेशा रहेगा ऑल टाइम फेवरेट। चलिए, टाटा कम्युनिकेशन अच्छे मूव में आ रहा है, बट बाकी स्टॉक्स पे भी आपको अच्छी मूव दिख रही है। आइए LNT की बात करते हैं, क्योंकि इसके आने वाले हैं नतीजे कल, और इससे थोड़ा इंडिकेशन भी मिलेगा कि बाकी कैपिटल गुड्स इंफ्रा प्लेस की क्या है इस कहानी। आशीष है हमारे साथ तैयार बताने के लिए बाजार का अनुमान। आशीष बताइए LNT। दीपांशु, नतीजे तो ठीक ठाक आ रहे हैं, काफ़ी स्थिर नतीजे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आय का आंकड़ा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो करीब 12% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। जो आय है करीब 59,311 करोड़ के आसपास का अनुमान है। कामकाजी मुनाफे की बात की जाए तो यहाँ पर भी 11% की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। जो बेटा का लेवल है, बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि करीब 7,220 करोड़ के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मार्जिन में हालांकि थोड़ी सी गिरावट है, मामूली सी है, नेग्लिजिबल। 12.34% थे पिछले साल मार्जिन, जो कि अब घटकर हो जाएंगे 12.2%। और टोटल मुनाफे में भी अगर आप देखें तो 16% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 4,182 करोड़ का जो आंकड़ा है बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है। देखिए, ऑर्डर फ्लो तो काफ़ी मजबूत रहा है पूरे FY23 में, हमने देखा है, लेकिन आगे क्या गाइडेंस होगी, साथ में अगर आप देखें तो एग्जीक्यूशन किस लेवल पर होता है और एग्जीक्यूशन की गाइडेंस कैसे आती है, मार्जिन के ऊपर मैनेजमेंट का क्या कहना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नतीजों के हिसाब से देखें तो स्थिर नतीजे यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले देखने को मिलेंगे। तो चलिए, ये है आपके लिए LNT। एक बार चोपड़ा साहब से LNT पर राय भी ले ली जाए। चोपड़ा साहब सेक्टर लीडर है, ऑफ कोर्स बाकी कंपनीज के भी इंडिकेशन देगा। हमने देखा है कि ABB और कमिंस के जो इंटरनेशनल पेरेंट्स हैं उन्होंने गाइडेंस बढ़ाई थी और इंडिया बिजनेस को इन पर्टिकुलर हाईलाइट करा था, मजबूती दिख रही है। बट ऑफ कोर्स LNT से क्या एक्सपेक्ट करें सर? ठीक है, रिजल्ट स्टेबल रहना चाहिए। भारत में इंफ्रा फोकस है, आने वाले 2 से 3 सालों में बहुत एक्सपेंशन होना है इंफ्रा स्पेस में। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके का जो बजट आउटले हुआ था 10 लाख करोड़ का, वो अभी तो इम्प्लीमेंट होना बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। और मुझे लगता है जितने भी डॉन्टिंग या जितने भी सीरियस और बड़े और टिपिकल और मुश्किल प्रोजेक्ट होंगे वो LNT के हाथ आएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई और इससे बेहतर कंपनी है जो एग्जीक्यूट कर सकती है बड़े और टिपिकल और मुश्किल प्रोजेक्ट्स को। तो मेरा ये मानना है कि LNT अभी अच्छा है। जो लोग होल्ड कर रहे हैं, तो जैसे ही आपको लगभग ये 2450 के ऊपर जाता हुआ दिखे तो थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक करना ज़रूरी है, और फिर किसी गिरावट में दोबारा LNT लिया जा सकता है। मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट 3000 है, मगर मेरा ये मानना है कि जब भी किसी स्टॉक में अच्छी तेज़ी हो जाती है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में बुराई नहीं है। तो 2450 के लिए फ़िलहाल मुझे लगता है कि LNT के रिजल्ट्स अगर थोड़े भी अच्छे सपोर्टिव हुए तो 2400 के ऊपर आपको ये दिखाई देना चाहिए। बाकी इंफ्रा स्पेस में और दूसरी कंपनीज हैं जहाँ पर और एक्शन है, मतलब मुझे लगता है PNC इंफ्राटेक है, या अशोका बिल्डकॉन है, या दिलीप बिल्डकॉन। बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि काफ़ी निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। तो आने वाली कुछ तिमाहियों में इन कंपनीज में भी एक्शन देखने को मिलेगा, मगर LNT नो डाउट लीडर है, दिग्गज है,
और निश्चित रूप से लीड करेगा। और ये 2450 के आसपास जब आता है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी एडवाइज्ड है। तो ये है आपके लिए L&T जहां पर रखनी है नजर। बाय द वे SRF के नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं और ऑन फर्स्ट कट अनुमान मुताबिक ही आपको दिख रहे हैं। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 606 करोड़ से घटकर 562 करोड़ का आया है। हमारा अनुमान 556 करोड़ का था, तो बिल्कुल अनुमान मुताबिक आपको यहाँ पर मुनाफे का आंकड़ा आते हुए दिख रहा है। आय इनकी 3719 करोड़ की आई है, 3550 करोड़ से बढ़कर हमारा अनुमान 3747 करोड़ का था, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट अनुमान मुताबिक ही आपको आय भी आती हुई दिख रही है। कामकाजी तौर पे बात करें तो भी अनुमान मुताबिक ही नंबर्स आपको दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा 948 करोड़ का आते हुए दिखा है, हमारा अनुमान 905 करोड़ का था, तो बिल्कुल अनुमान से थोड़ा बेहतर आया है और एकदम फ्लैट है YOY बेसिस पर देखें, क्योंकि 948 करोड़ के सामने ही आप देख रहे हैं ये आंकड़ा आते हुए दिखा है। तो ऑन द फेस ऑफ इट फर्स्ट कट नंबर्स थोड़ा अनुमान मुताबिक, माफ कीजिएगा, कामकाजी मुनाफा थोड़ा घटकर है, 948 करोड़ से घटकर 931 करोड़ का है, बट हमारा अनुमान 905 करोड़ का था, तो उससे स्लाइटली बेहतर ही ये आंकड़ा आते हुए दिखा है। और ओवरऑल मार्जिन की भी अगर बात करें 24.7% के मार्जिन आपको आते हुए दिखे, हमारा अनुमान 24.2% का था, तो अनुमान मुताबिक मे बी स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स अगर आप ऑपरेशनल फ्रंट पर बात करें SRF की तरफ से, और इसलिए स्टॉक भी स्टेबल दिख रहा है। ऑलरेडी 2% ऊपर था नतीजों से पहले और 2% ही ऊपर लेवल्स को मेंटेन कर रहा है। लेकिन इसमें थोड़े एडजस्टमेंट की वजह से थोड़ा सा एक्शन बेहतर होता है दिखाई, अदरवाइज नंबर्स थोड़े मतलब इनलाइन से हल्के कमजोरी की तरफ आप कह सकते हैं कि ग्रेट नंबर्स नहीं है जिसके दम पर आपको बड़ा जोश आया है, मतलब बड़ा आप ये सोचें अदर इनकम जो आया है उसकी वजह से थोड़ा सा आपको मुनाफा ठीक नज़र आ रहा है। तो ये एक बार जरा डिटेल में आप नंबर्स देखिए और अंदाज़ लगे, देखिए स्टॉक अब धीमे धीमे नीचे की तरफ आता दिख रहा है। मेरे ख्याल से यही वजह कि वो अदर इनकम का आंकड़ा है जिसकी वजह से नंबर्स आपको थोड़े से बेहतर दिख रहे हैं, बट अदरवाइज ऑपरेशनल फ्रंट पर नंबर्स हल्के से मिस कहे जा सकते हैं। पैकेजिंग बिजनेस पर इम्पैक्ट आया सर। ओके, पैकेजिंग जो रेवेन्यू है उसमें भी आप देख रहे हैं कुछ ज़्यादा खास मूव नहीं है। पिछले साल 1390 करोड़ का पैकेजिंग रेवेन्यू था, जो इस साल 1153 करोड़ का है, तो पैकेजिंग रेवेन्यू गिरकर आया है और पैकेजिंग बिजनेस के मार्जिन्स पर प्रेशर दिख रहा है अनिल जी, वहाँ पर सीरियस फॉल दिख रहा है। तो आई थिंक जो पैकेजिंग टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस है वो तो आई थिंक ठीक परफॉर्म कर रहा है, बट जो इनका पैकेजिंग बिजनेस है वहाँ से आपने परेशानी देखी है। बिल्कुल, तो कमजोर नंबर्स और पैकेजिंग वाली कंपनियों के न सिर्फ SRF के बल्कि दीप इस क्वार्टर के सबके नंबर्स खराब, चाहे वो आप बाद में पॉलीप्लेक्स देख लें या फ्लेक्स देख लीजिएगा, जिंदल वगैरह, जिंदल पैकेजिंग के पॉली, इन सब के नंबर्स खराब आने हैं, कॉस्ट के नंबर्स खराब आने हैं, कॉस्ट प्रेशर है और यही एक सेगमेंट है जो बड़ा ड्रैग डाल रहा है। बट अदरवाइज SRF के नंबर्स ग्रेट नहीं कहे जा सकते जिनके, और मेरे ख्याल से स्टॉक ऑलरेडी 7500 रुपये चला हुआ है, पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी मजबूत रहा है, तो देखना होगा अपनी मजबूती कितनी बरकरार रख पाता है। सो जो पैकेजिंग बिजनेस की गिरावट है वो इनके केमिकल बिजनेस ने कवर अप करी, केमिकल बिजनेस से अच्छी परफॉर्मेंस आई है, स्पेशली रेवेन्यू जंप अच्छा रहा है, आई थिंक वो है, बट पैकेजिंग बिजनेस पर बड़ा इम्पैक्ट है और जी मार्जिन्स पर भी बड़ा इम्पैक्ट है पैकेजिंग बिजनेस। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से अदर इनकम लगभग 3 गुना होती हुई दिख रही, बढ़कर आई है, उस वजह से आपको रेवेन्यू का आंकड़ा ठीक नज़र आ रहा है। अदरवाइज उस फ्रंट पर भी थोड़ी सी मायूसी वाला मामला है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा मामला ढीला आपको नज़र आएगा। तो नंबर्स अच्छे नहीं हैं SRF की, ये आप कह सकते हैं। चोपड़ा साहब से एक बार ज़रा राय ली जाए। चोपड़ा साहब, मार्जिन्स पर दबाव है, पैकेजिंग बिजनेस थोड़ा सा ढीला है, SRF क्या राय देंगे आप? देखिए अनिल जी, मुझे लगता है रिजल्ट इम्पैक्ट आएगा, थोड़ा सा संभावना है कि थोड़ा नीचे मिले आपको, मगर ओवरऑल अगर मैं इसका चार्ट भी देखूं तो एक गोल्डन क्रॉसओवर बनने वाला है। SRF अपने बिजनेस में तो दिग्गज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और यदि नीचे मिलता है ये 2500 के करीब या 2450-2500 के करीब, मुझे लगता है कि ये दोबारा से 2800 जाने का दमखम रखता है। तो अच्छी संभावना है कि SRF दोबारा ऊपर जाएगा और आने वाली तिमाहियों में मुझे लगता है कि बिजनेस स्टेबलाइज होगा और दोबारा से प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी दिखनी चाहिए। तो SRF मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट आएगी, अगर आती है तो लेने वाला लेना चाहिए और ये 2800 के टारगेट के लिए ले सकता है। 2800 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करें, नीचे गिरावट अगर आए तो ये राय आपके लिए है। फिलहाल SRF का स्टॉक 2% मजबूत है,
लेट्स सी कल किस तरह का एक्शन। कल ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देखना इंटरेस्टिंग होगा दीप। इसके लिए भी ये भी जरूरी क्या है, क्योंकि यहाँ पर रेफ्रिजरेशन का बिजनेस है, पैकेजिंग बिजनेस है, टेक्सटाइल बिजनेस है, केमिकल बिजनेस है, तो ढेर सारे बिजनेसेस जब एक कंपनी में हो तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट की कमेंट्री और आउटलुक आगे जो आता है, तो कल आपको कॉन कॉल के बाद सही तस्वीर समझ में आएगी एसआरएफ किस तरह से आगे प्रदर्शन दिखाता है। ये आपके लिए। आइए नितिन जी है फोन लाइन पर हमारे साथ तैयार, वक्त है निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं सर। नितिन जी निफ्टी अभी 6-7 पॉइंट डाउन है और एट द मनी 18,250 स्पॉट लेवल है। हम एट द मनी की कॉल ऑप्शन लेंगे 18,250 की। 70-71 ऐसे रेट है, 70-71 का रेट है 18,250 की कॉल ऑप्शन का। इसका स्टॉप लॉस बनेगा करीब 35 रुपए का और ऊपर फर्स्ट टारगेट बनेंगे 110 और सेकंड टारगेट बनेंगे 125 के। बाय ऑन डिप का मार्केट है तो हम डिप पे ले रहे हैं, सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट है तो बाय ऑन डिप में हम 18,250 एट द मनी कॉल ऑप्शन ले रहे हैं। 70-71 में लेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 100 के आसपास, सेकंड टारगेट होगा 120-125, स्टॉप लॉस 35। स्टॉप लॉस के साथ एट द मनी 18,250 का कॉल ऑप्शन खरीदें, 70 रुपये के आसपास लीजिए, 35 का स्टॉप लॉस, 110-120-25 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। निफ्टी के कॉल ऑप्शन में नितिन जी की तरफ से आपके लिए राय आती दिख रही है। नितिन जी कोई राय व्यू बैंक निफ्टी पर आपका? सर जी बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं बन रहा है। अभी जो सेलिंग बनी वो बैंक निफ्टी से ही बनी है। बैंक निफ्टी में एचडीएफसी थोड़ा ड्रैग डाउन कर रहा है तो मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ के ख्याल से निफ्टी ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें रिलायंस का पार्टिसिपेशन मिल रहा है। वेयर एज बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी इनका बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है, एसबीआई का भी नहीं मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ी साइडवेज रहेगी और निफ्टी पुल कर सकती है और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सपोर्ट दे सकती है। बैंक निफ्टी की जो राइट बाइंग लेवल है वो 43,100 के आसपास है, अभी 44,250 के आसपास है। थोड़े और डिप पे बैंक निफ्टी में हम करेंगे व्यू, मगर ओवरऑल पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप का आई थिंक थोड़ा फोन लाइन नहीं तो जिस तरह से कटा है एकदम एक्चुअली कटा है। हाँ कभी कभी क्या कोई आदमी है ना ऐसा, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस भी होगा, जब पक्का बंसल जी का तो पक्का ही होगा कि कोई ऐसा एकदम से फ़ोन काट देता बात करते करते, फिर वो बोलता कि अरे फ़ोन कट गया था। ऐसा बहुत लोग जानबूझ के काटना होना, फिर अरे कट गया था एकदम से मेरा। लेकिन जब कटने के बाद ऐसा 3-4 बार टू 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 आए, इसका मतलब पक्का डेफिनेटली कटा। नितिन जी ने नहीं काटा। होल्ड पे नहीं। हाँ क्या कुणाल जी ये फॉर्मूला ठीक है ऐसा समझने का? कुणाल जी का भी फोन कर गया। अच्छा ओ दिल्ली वालों का सबका कटा है। ओके ओके तो चोपड़ा जी का कटा है, हिमांशु जी का कटा है, कुणाल जी, राकेश जी और नितिन जी भी दिल्ली से। मुंबई वालों के सब सुरक्षित है फ़ोन नंबर। सारे लोग मुंबई वाले टाइम से बिल पेमेंट करते हैं। वेरी नाइस। ओके नितिन जी आप कुछ कह रहे थे, आपका फ़ोन कट गया था। जी सर बताएं। जी मैं बोला सर बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 43,000 का काफी अच्छा सपोर्ट है और आज इंट्राडे करेक्शन लेके थोड़ी बाउंस कर रही है तो बैंक निफ्टी में भी व्यू पॉजिटिव है। बट ट्रेडिंग के ख्याल से एक ही ट्रेड ले रहे हैं निफ्टी की कॉल ऑप्शन जो 18,250 का है। बैंक निफ्टी थोड़ी सी अगर डिप मिलती है और यहाँ से अगर 100 पॉइंट तो वहाँ पे एंट्री बनेगी बैंक निफ्टी में। बट व्यू पॉजिटिव है। इस बार जो एक्सपायरी है थर्सडे को लग रहा है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 43,400 से 43,500 की तरफ एक्सपायरी होनी चाहिए। ओके तो ये है आपके लिए राय निफ्टी बैंक पर। धन्यवाद नितिन जी। और रेमंड्स के नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं, कमजोर नतीजे दिख रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट। आय जरूर बढ़ी है 1958 करोड़ से 2150 करोड़, लेकिन मुनाफा कम होकर आया है। लेट्स सी किस वजह से मुनाफा कम होता हुआ दिखा है। 263 करोड़ से घटकर 194 करोड़ मुनाफा आता हुआ दिखा है। तो थोड़ा सा लगता है मामला एडजस्टमेंट का ज़रूर होना चाहिए। फिर भी देखते हैं क्या है क्या नहीं। लेकिन दीप जरा और कोई नंबर्स में डिटेल्स दिख रही है। रेमंड्स के नंबर्स पहली नज़र में जो आते दिख रहे हैं, मुनाफे में कमी, आय में बढ़त। चार्ट्स पर तब तक कुणाल जी भी अपने चार्ट्स तैयार कर रहे हैं, तब तक हम डिटेल में नंबर्स भी देखेंगे। रेमंड्स के नंबर्स अब तो खैर वायदा कारोबार का शेयर रहा नहीं। कामकाजी मुनाफा तो बढ़ा है, अदर इनकम का मामला है। अदर इनकम का मामला, कामकाजी मुनाफा बढ़ा है 286 करोड़ से 340 करोड़। तो ऑपरेशनल फ्रंट पर तो ठीक दिख रहे हैं नंबर, लेकिन 73 करोड़ की 73.5 करोड़ की अदर इनकम 42 करोड़ की रह गई आपकी। ओके तो उससे एक थोड़ा आपको प्रेशर पड़ते हुए दिखाई। मार्जिन 14.5% से 15.5%, 1% के आसपास के मार्जिन भी बढ़े हैं। कुणाल जी क्या आपके चार्ट तैयार हैं?
बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल तैयार हैं। और अनिल जी 1550 के आसपास सपोर्ट है। मुझे लगता है कि स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, दायरे में ट्रेड करेगा और इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो 1550 का स्टॉप लॉस रख करके जिनके पास पोजीशन है बने रहने की राय। रॉ मटेरियल कॉस्ट काफ़ी शार्पली ऊपर गई है अनिल जी, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आपको आते हुए दिखा है। काफ़ी सारे एक्सेप्शनल आइटम्स भी हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा इसमें दिख रहा है सर। थोड़े टैक्स एडजस्टमेंट्स भी हैं और कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स भी हैं, बट एसेंशियली अदर इनकम कंपोनेंट यहाँ पर इनका कम भी हुआ है। देखते हैं नंबर्स थोड़ी और डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अच्छी बात है रेवेन्यू ऊपर गया है, बट साथ ही हमने देखा है कि कॉस्ट प्रेशर भी थोड़ा इनके लिए आते हुए दिखा है। नॉनदलेस मार्जिन्स बढ़कर ही आए तो ये अच्छा संकेत माना जाना चाहिए रेमंड के लिए। कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं ओवरऑल मुनाफे के फैक्टर में, तो वो समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट्स हुए हैं। बट रेमंड फर्स्ट कट आपके नंबर्स थोड़े मिले जुले स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। आइए एक सेट ऑफ स्टॉक्स जो बहुत चर्चित हैं, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। महानगर गैस जबरदस्त नंबर्स हमने आते हुए देखे, अनिल जी कह भी रहे थे कि ये सेक्टर में नई जान लाएगा, हुआ भी है। एमजीएल 7% ऊपर है, आईजीएल 12 तारीख को इसके नंबर्स आ रहे हैं, उसमें तेजी आ रही है। और साथ ही नजर रखिए आप गुजरात गैस पर, क्योंकि कल आने वाले हैं गुजरात गैस के नंबर्स। तो क्या ये भी वही ट्रेंड दिखाएंगे जो एमजीएल ने एस्टैब्लिश किया है? आइए समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए कैसे रहेंगे इसके नंबर्स? ये दीप कमजोर नतीजे रहेंगे, और जैसे कि आपने एमजीएल में देखा, शायद वैसा आपको रिपीटेशन गुजरात गैस में नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है वो आईजीएल में देखने मिले, लेकिन शायद गुजरात गैस में नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि दोनों का कंज्यूमर बेस जो है वो काफ़ी अलग है। एमजीएल में सीएनजी को ज़्यादा सप्लाई करते हैं ये, यानी कि जो कार्स हैं वो सीएनजी भरती है, लेकिन गुजरात गैस में मेजॉरिटी इनके जो कस्टमर्स है वो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स है, और वो भी खासकर मोरबी के जो कस्टमर्स है वो इनके सबसे बड़े कस्टमर्स है। अब हुआ ये है, पहले आपको नतीजे बता देता हूँ। रेवेन्यूज 9.5% बढ़ेंगे, 4030 करोड़ पे आएंगे। एबिटा 22.5% गिर सकता है, मार्जिन 15.8% से गिर के 11.2%, और मुनाफे में 30% की गिरावट, 371 करोड़ से गिर के 260 करोड़। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके सबसे बड़े क्लाइंट मोरबी के जो इंडस्ट्रीज़ है वो है। कुछ समय पहले मोरबी की जो इंडस्ट्रीज़ है वो प्रोपेन पे शिफ्ट हो गई थी, लेकिन इसके पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो क्योंकि सीएनजी के दाम या पीएनजी के दाम, मोस्ट प्रॉब्ली अगर मैं कहूँ गैस के दाम जो घटे थे, उसके चलते काफ़ी हद तक इंडस्ट्री जो है वो फिर से पीएनजी या फिर नेचुरल गैस पे शिफ्ट हुई है। उसके चलते वॉल्यूम्स में तो बढ़ोतरी होगी करीब 18 से 20% के आसपास की, लेकिन इस कंपनी ने इंडस्ट्रियल गैसेस में दाम घटाने शुरू कर दिए थे। इसके वजह से आप देख रहे हैं कि कंपनी के जो मार्जिन्स है उस पर आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा। तो रेवेन्यू ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन कंपनी के जो मार्जिन्स है उसमें आपको गिरावट देखने मिलेगी। उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है आपको मुनाफे में देखने मिलेगा, जहाँ 30% के आसपास की गिरावट हो सकती है। हो सकता है हमारे अनुमान से थोड़ा बहुत आउट परफॉर्म कर जाए, क्योंकि एमजीएल में भी हमने काफ़ी कम अनुमान लगाया था, लेकिन एमजीएल जैसा आउट परफॉर्मेंस शायद आपको गुजरात गैस में ना देखने मिले। तो एमजीएल आउटलायर है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि एमजीएल आईजीएल भी आउटलायर हो सकता है, बट गुजरात गैस नहीं होगा शायद। ठीक है चोपड़ा साहब, 3 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इनमें से कोई जो आपको पसंद हो सर? देखिए एमजीएल आईजीएल को तो मैंने रिकमेंडेशन दिया भी है, मगर जिस तरीके की तेज़ी आईजीएल ने और एमजीएल ने दिखाई है, मैं कहूँगा प्रॉफिट बुक करना ही लाजमी है। और जहाँ तक गुजरात गैस की एक्सपेक्टेशंस हैं, हम सब देख रहे हैं कि शायद थोड़े से टेपिड नंबर्स हों। तो फिलहाल मैं कहूँगा कि अभी हालांकि सेक्टर अच्छा है, बट थोड़ा सा भी प्रॉफिट बुक करके बैठें और गुजरात गैस के नंबर्स का तो वेट करें फर्दर पोजीशन लेने से पहले। बट एमजीएल आईजीएल निश्चित रूप से प्रॉफिट बुक करें और आईजीएल में मुनाफा वसूल करें, ये राय चोपड़ा साहब की तरफ से। अब ज़्यादा इतना कूद के खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से। हाँ, चिंता ना करें, आराम से सबको मौका मिलेगा, भाव से खरीदे। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है बैन से बेनिफिट का। हमारे साथ हैं आशीष चतुर्वेदी बताने के लिए। 3 स्टॉक हो गए आशीष बैन में? सर लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है, 3 तो है ही हमारे पास, चौथा एंट्री के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया। भेल आया था ना? हाँ, हमारे पास भेल आया था, जीएनएफसी और मनापुरम में। ओके, तो ये तीनों अभी बैन में बने रहेंगे, किसी की भी 80% से नीचे नहीं है। लेकिन सर कैनरा बैंक है 97% होगी, ये मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट पक्का हो गया, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है, स्टॉक बैन में आ जाएगा। तो अब आपके पास 4 स्टॉक होंगे, फिर से एक बार बता देता हूँ। बीएचईएल जिसकी 92% है, जीएनएफसी करीब 91%, मनोपुरम है 86% और कैनरा बैंक आ रहा है 97% के साथ। बॉर्डर पे चांसेस तो पूरे क्या ही जाएंगे सर। कल 96% पर बीएचईएल आ गया था, हमने सेम टाइम पे बात की थी,
तो हो सकता है कि कैनरा बैंक भी आ जाए। तो कैनरा बैंक में शॉर्ट्स बन रहे हैं क्या रिजल्ट के बाद? हाँ, रिजल्ट के बाद एक्चुअली पहले तो शॉर्ट कवरिंग के चलते थोड़ा बढ़ गया रिजल्ट के बाद, लेकिन अब वापस मैनेजमेंट को सुनने के बाद लोग वापस से शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज तो सारे सरकारी बैंक प्रेशर में हैं ही। तो कैनरा बैंक जरा राय ली जाए एक बार हिमांशु जी से। हिमांशु जी, बैन में आने की तैयारी में है, लॉन्ग पोजीशन है, तो थैंक यू कर दिया जाए इसे? जी अनिल जी, फिलहाल के लिए यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक अगर नीचे की पोजीशंस हैं और अगर इन लेवल्स की भी तेजी की पोजीशंस हैं तो एक बार एग्जिट किया जा सकता है, क्योंकि इस लेवल पर ना केवल नंबर्स के बाद स्टॉक ने एक म्यूटेड रिस्पॉन्ड किया है, बल्कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस डाउनवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है और नंबर्स एक अच्छा ट्रिगर हो सकता था इस रेजिस्टेंस को पार करने के लिए, पर ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्टॉक वापस से एक बार 285-290 रुपए की तरफ जाता हुआ नजर आए, उसके बाद वहां पर बेस बनाने की कोशिश करे। तो जिनके पास तेजी की पोजीशन है फिलहाल एग्जिट करके चलने की सलाह है। आपके लिए कैनरा बैंक बैन में आने की तैयारी इस स्टॉक में आपको होती हुई दिख रही है। देखते हैं कैनरा बैंक कैसे आते हैं, कैसे आगे इसके प्रोग्रेस होती है, बट बैन में आने की तैयारी कर रहा है इस समय। बट मूव आपको आती हुई दिख रही है कच्चे तेल में भी। आइए थोड़ा इसे समझा जाए। वैसे तो हमने रिसेंटली एक गिरावट देखी थी, बट उसके बाद रिसेंटली थोड़ी रिकवरी भी हुई है। 2 दिन में करीब 8% की रिकवरी हुई थी। आज फिर से हल्की फुल्की नरमी आपको आती हुई दिख रही है। तो चल क्या रहा है कच्चे तेल में, जानकारों का क्या कहना है? आई थिंक ओपेक की कुछ रिपोर्ट भी आने वाली है। आइए सारी डिटेल्स लेकर नेहा हमारे साथ तैयार है। नेहा, बताइए क्या चल रहा है कच्चे तेल में? दीप, कच्चा तेल बहुत कंफ्यूज्ड है और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक हफ्ते के टाइम फ्रेम में 10 से 15% का ऊपर नीचे मूवमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है और कारण भी यहाँ बहुत सारे हैं, क्योंकि आप देखिए बहुत सारी यहाँ पर डेटा पॉइंट खबरें निकल कर आ रही हैं और वो अपने हिसाब से फिर कच्चे तेल को ऊपर या नीचे लेकर जा रही है। अब आज जो प्रेशर आया है वो क्यों आया है? दरअसल हमने देखा डॉलर इंडेक्स में तो रिकवरी आई। अब अमेरिका का जो इन्फ्लेशन नंबर है उस पर नजर सबकी टिकी हुई है कि वहां से कुछ क्यूज मिलेंगे और फेड 5 हफ्ते बाद क्या निर्णय लेता है ये उस पर निर्भर करेगा। तो थोड़ा मार्केट उससे भी सहमा हुआ है। लेकिन आज चीन के सरकारी ट्रेड के आंकड़े निकल कर आए हैं और उन सब में चीन में कंजम्पशन को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पर खड़ा हो गया। साल की शुरुआत में तो बहुत यहां बबल क्रिएट हुआ ये कहते हुए कि चीन की डिमांड अब पोस्ट पैंडेमिक वापस आ रही है, लेकिन वो ट्रांसलेट होती हुई दिख नहीं रही। जितने भी मेजर कमोडिटीज कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हैं, आयरन ओर, कॉपर, कच्चा तेल, कोयला, सबके इंपोर्ट्स यहाँ गिरते हुए दिखाई दे और कच्चे तेल का जो इंपोर्ट है वो 4 महीने के लोस पर आ गया। तो ये बात पसंद नहीं आई मार्केट को, क्योंकि चीन दुनिया का दूसरे बड़े कंज्यूमर्स में से आ जाता है। तो इस कारण से हमने एक प्रेशर और गहराता हुआ कच्चे तेल पर देखा। अब जो स्ट्रेंथ आई थी वो एकमात्र इसी फैक्टर से आई थी कि पिछले हफ्ते हमने देखा था कि अमेरिका में जॉब्स डेटा उम्मीद से इतना बेहतर आया था कि जो रिसेशन वाली चिंता थी वो यहाँ छट गई और कच्चा तेल उसको चूज करके चढ़ गया और 8% तक की स्ट्रेंथ दिखी। लेकिन अब ये जो फैक्टर्स फिर से डिमांड को लेकर चिंता क्रिएट कर रहे हैं, इस कारण से हम फिर से प्रेशर बनता हुआ दिख रहे हैं। अब चाहे अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की बात कर ले, घरेलू ब्रोकरेजेस की बात कर ले, सब यही मानते हैं कि अभी भी ये जो साल का अंत है वो दायरे पर ही होता हुआ कच्चे तेल में दिखेगा और एक बार फिर से ब्रेंट आपको $65 तो नीचे दिखाएगा ही, ऊपर $80 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट 1 से 2 महीने आप इसी रेंज में कच्चे तेल को ब्रेंट को ट्रेड करता हुआ देखेंगे। हालांकि गोल्डमैन सैक्स और ANZ हैं वो थोड़ा सा डाइवर्जेंट व्यू लेकर चल रहे हैं। अभी भी वो मानते हैं कि साल के अंत में आपको $95 ब्रेंट दिखा देगा, $100 की संभावना। और ANZ भी मानते हैं कि सप्लाई की स्थिति टाइट है तो कच्चा तेल बहुत कमजोर नहीं होगा। तो एक मिक्स्ड बैग रिव्यू आ रहा है, लेकिन रेंज बाउंड की जो संभावना है, प्रेशर की संभावना अभी भी कच्चे तेल में लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो ये है आपके लिए कच्चे तेल पर पूरा का पूरा मूवमेंट। एसेंशियली अपवर्ड प्रेशर कम रहना चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ये बात समझ में आ रही है। ओपेक ने सरप्राइज कट किया था पिछले महीने, उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि अपवर्ड प्रेशर यहाँ से नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट मोस्ट ब्रोकरेजेस का करंट लेवल से लोअर लेवल ही टारगेट आ रहा है। जो थोड़ा बहुत सपोर्ट आया भी था दीप, वो इसलिए क्योंकि ओपेक की यहाँ मीटिंग होने वाली है, तो फिर से मान रहे हैं कि शायद वो एक और सप्लाई कटौती यहाँ ना अनाउंस कर दे। पहले ही 36 लाख बैरल का वो आंकड़ा है सामने, तो क्या वो फिर से अनाउंस करेंगे? उनकी मंथली रिपोर्ट भी इसी हफ्ते आने वाली है। तो ये सब चीजें हैं जो लगातार कच्चे तेल को ऊपर नीचे करने का काम कर रही हैं।
ओके, तो ये है आपके लिए पूरा कच्चे तेल पर विश्लेषण। देखते हैं कैसी मूव रहेगी इन काउंटर्स पर। बट एक सेट ऑफ कंपनीज जहां पर बड़ा फायदा हुआ है, थोड़ा कच्चे तेल के दाम जो कूल ऑफ हुए हैं, वो आपके पेंट कंपनीज। आज कांजा नेरलैक के देखिए नंबर्स के बाद ज़बरदस्त मूव उस काउंटर में आई थी। ऑपरेशनली शानदार परफॉर्मेंस रही, ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छी रही। उसके बाद सुबह हम देख रहे थे एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स भी काफ़ी एक्टिव थे। अब सेकेंड हाफ की मुनाफा वसूली में इस काउंटर्स थोड़े गिर चुके हैं, बट एसेंशली इस स्पेस पर अच्छा मूव आया। एशियन पेंट्स अभी भी अपनी गेंस होल्ड कर रहा है, ये काउंटर्स में थोड़ी मूव आ रही है, उसमें अच्छा एक्शन है। पेंट स्टॉक्स यहाँ पर थोड़ा मूव आप बनते हुए देख सकते हैं। एक और स्पेस जहाँ पर मूव आपको बनती हुई दिख रही है, इंडसइंड बैंक। लगातार तीसरे दिन ये स्टॉक आपको थोड़ी पॉजिटिविटी दिखा रहा है। एक बार इंडसइंड बैंक के चार्ट पर राय लेना चाहूँगा। सुबह भी थोड़ा एक्टिव हो रहा था, अभी भी एक्टिव ही बना हुआ है। गेंस भी होल्ड करते हुए आपको दिख रहा है इंडसइंड बैंक। सुबह भी काफ़ी अच्छी मूव आ रही थी। चोपड़ा साहब, कोई व्यू रखते हैं इंडसइंड बैंक पर? क्या चल रहा है इसमें? चीफ रिस्क ऑफिसर ने रिजाइन किया था, फ्राइडे को बड़ी गिरावट आई, बट फिर बाकी 2 दिन में अच्छी रिकवरी आई है और एसेंशियली फ्राइडे के लेवल से ज़्यादा पॉजिटिव हो गया अभी तो। दीप, नो डाउट चीफ रिस्क ऑफिसर का छोड़ना एक शक पैदा करता है कि कहीं ऐसा तो कुछ प्रैक्टिसेस नहीं हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से उसका एक रिएक्शन था जो हमने देखा और लगभग 1060 तक स्टॉक गया। मगर अगर एक इंसिडेंट के बाद यदि रिकूप कर जाता है कोई भी स्टॉक या कोई भी कंपनी, तो मेरा ये मानना है कि वो जो गैप था, जो इन्फॉर्मेशन गैप था या जो ऑर्गेनाइजेशनल गैप था, उसको भी कहीं ना कहीं पूरा कर दिया गया है। और कई बार ऐसा होता है, लोग आते हैं जाते हैं, नो डाउट इम्पॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पिलर्स होते हैं। जनरली पिलर्स को नहीं हिलाया जाता या नहीं हिलते, मगर अगर ऐसा हो जाता है और बहुत जल्दी अगर रिकूप हो जाता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ बताती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट्स मोर और लेस स्टेबल रहे तो मेरा ये मानना है कि ये 1200 की ओर जाते हुए दिखेगा। तो ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छा साइन दिया है इंडसइंड ने कि अपना सारे जो लॉसेस थे वो दोबारा से इसने गेन कर लिया है। तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक। देखते हैं जो लॉसेस थे वो इसने वापस अपने रिक्लेम कर दिए, बट लॉसेस खत्म नहीं हो रहे हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के लिए। अभी हमने इसको हाईलाइट भी किया था। एनसीएलटी चंडीगढ़ ने मर्जर पर क्लियरेंस नहीं दिया है। 20% के लोअर सर्किट पर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट इस समय आ गया है आपके लिए। बड़ा कट इस काउंटर में आज आया है। आज के लिए तो डन है, बट अब देखते हैं आगे क्या इम्पैक्ट होता है कंपनी की तरफ से। अगर और कुछ आता है आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या सोच रहे हैं, बट एनसीएलटी के ऑर्डर के बाद इस पर गिरावट आई। आई थिंक आई लेटर के स्टॉक्स के लिए आज खराब दिन है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इरकॉन इंटरनेशनल, इंडियन बैंक, IRFC, ये सारे स्टॉक्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये सारे काउंटर्स। इंडिया सीमेंट 2% नीचे। हाँ, ये बात तो सही है। आई लेटर के लिए मेरा तो ऐसे शुरू होता है, ठीक। हमारे पैनल में कोई भी नहीं जिसका आई से शुरू होता। हाँ, किसी का निकनेम हो तो अपने को नहीं पता ना, घर का नाम किसी का हो सकता है आई से, ऐसा पैनल में होगा तो भी अब तो कोई बोलेगा नहीं बताएगा, बोलेगा आज दिन खराब है। हाँ, तो कोई बोलेगा तो है नहीं कि मेरा नाम आई से शुरू होता है घर पे। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके लिए एक्शन वाला। अब आ रहे हैं कल एक और रिजल्ट्स, वो हैं गोदरेज कंज्यूमर्स के। मैरिको डाबर के आपने देखे, उसके बाद बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हो सकते हैं गोदरेज कंज्यूमर्स के भी। तो जरा समझ लीजिए कैसे रहेंगे नंबर्स। हमारे साथ है इस वक्त नूपुर अनुमान के साथ। नूपुर बताइए। सर, नंबर्स अनुमान तो यही है कि नंबर्स अच्छे रहेंगे। मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद है 200 बेसिस पॉइंट से। पिछली बार 17% के किए थे, इस बार उम्मीद है कि 19% के आसपास आ सकते हैं। आय देखें तो 10% से बढ़कर करीबन 3221 करोड़ के आसपास आती दिखेगी। कामकाजी मुनाफा देखें तो 24% की ग्रोथ बाजार लेके चल रहा है। मार्जिन 19% के आसपास और मुनाफा भी 15% से बढ़कर 418 करोड़ के आसपास आ सकता है। वॉल्यूम में 5% की ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। इसी लाइन पर बाकी FMCG कंपनीज के भी वॉल्यूम्स आते दिखे। पाम ऑयल के दामों में हमने भारी गिरावट भी देखी है, जिसके चलते आप ग्रॉस मार्जिन्स और एबिटा मार्जिन्स दोनों में ही शार्प इम्प्रूवमेंट इस क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 200 बेसिस पॉइंट का तो एक्सपेक्टेशन एबिटा मार्जिन्स का है कि यहाँ पर इम्प्रूव होकर आएंगे। घरेलू कारोबार में देखें तो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। मार्केट शेयर गेन इस बार बाजार लेके चल रहा है कि यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। अफ्रीका बिजनेस की बात करें तो 4 से 5% की वैल्यू ग्रोथ की उम्मीद है, लेकिन
अब कंपनीज अपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी बढ़ा रही है। पिछले कुछ जो रिजल्ट्स आए एफएमसीजी की वहाँ पे देखा गया है, तो यहाँ पर भी नज़र रहने वाली है। और साथ ही साथ हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स कैटेगरी जो कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी ग्रोथ आउटलुक पर भी नजर रहेगी। तो मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद यहाँ पर भी है। डाबर ने डिसअपॉइंट किया था, मैरिको आउट परफॉर्म किया है, अब गोदरेज की बारी है। ओके, तो ये है आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर्स, जहां पर कल आएंगे नतीजे और नतीजों का अनुमान थोड़ा बेहतर रहने की उम्मीद है। 2% मार्जिन और वॉल्यूम ग्रोथ कितनी बता रही हैं आप? 5%। 5% इज गुड। मैरिको 5% आया था, डाबर 1% था। डाबर 1% था। उस हिसाब से तो 5% बहुत बढ़िया रहेगी। इनके तो बेस भी बड़ा है ना। राइट, तो चलिए ये है आपके लिए। आइए पिक ऑफ द डे, यानी कि कल की पिक आज ही कुणाल जी राकेश जी देंगे आपको थोड़ी देर में, दोनों मिलकर देंगे, इसलिए तैयारी भी ज़्यादा जरूरी है। तब तक आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी मेरे पास सेल कॉल है। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 180 रुपया 180। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर सेलिंग प्रेशर है। बैंक ऑफ बड़ौदा में दबाव देखने को मिल रहा है। कल भी सेलिंग प्रेशर था, परसों भी सेलिंग प्रेशर था और आज भी मार्केट खुलने के साथ सुबह से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और अभी डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर यहाँ से दबाव देखने को मिल सकता है। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से नीचे में 175 170 ये लेवल फ्यूचर्स में 1-2 दिनों के अंदर दिखाना चाहिए। जिन्होंने सेल का व्यू लिया है वो लोग होल्ड करें, यहाँ पे फ्रेश बिकवाली करें। ऊपर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो करीब 184 185 के पास है, तो 185 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा 175 170 के टारगेट्स के लिए। ओके, 175 और 170 दो टारगेट बेचे आप बैंक ऑफ बड़ौदा को, ये राय आपके लिए आती हुई सुमित जी की तरफ से। आइए राय देने के लिए तैयार कुणाल जी राकेश जी भी कल का एक्शन आपको आज ही बताएंगे। पिक ऑफ द डे। बताएं सर। अनिल जी पिक ऑफ द डे बताएं। अभी थोड़ी देर पहले अनिल जी मैंने और कुणाल जी ने डीवीज लैब पर चार्ट कॉर्नर पिक दिया था, तो उसको भी अनिल जी हमने कॉम्प्लीमेंट्री पिक ऑफ द डे में अपग्रेड कर दिया है। टेक्निकली जिस तरीके की क्लोजिंग आ रही है अनिल जी, जब से स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर था कभी भी अपनी बड़ी रेड कैंडल के ऊपर कन्विंसिंग क्लोजिंग नहीं दी थी, तो बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल डीवीज पर है, उसको भी पिक ऑफ द डे माने। और जो अभी हम पिक ऑफ द डे दे रहे हैं वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, जिसपे एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है। 3270 की नेकलाइन को स्टॉक ने तोड़ा है। मूविंग एवरेज, एमएसीडी, आरएसआई सब बाय की तरफ है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है और एक विशेष पैटर्न बना है टीसीएस के चार्ट पर जिसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। तो जिसे भी पैटर्न के दर्शन करने हो चार्ट जरूर देखिए। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। स्टॉप लॉस रख लें 3230 रुपए पर। 3230 के स्टॉप लॉस से बाय करना है टीसीएस। पहला टारगेट होगा 3350 रुपए का, 3350 का। इवेंचुअल टारगेट 3400 रुपए का, जिसके लिए टीसीएस में खरीदारी करने की राय है। और अनिल जी अभी आपने एक टिप्पणी की थी कि 2 लोग हैं तो तैयारी करने में समय लगता है। अनिल जी तैयारी करने में नहीं, एक दूसरे को मनाने में अनिल जी थोड़ा समय जरूर लग जाता है। लेकिन टीसीएस के लिए जो हमने कॉल दी, हमने पूरा इंतजार किया। जब बाजार बंद होने लगा तब खरीदारी की राय दे रहे हैं, क्योंकि अब क्लोजिंग बेसिस पर भी ब्रेकआउट आता हुआ टीसीएस में दिखा। आई स्टैंड करेक्टेड। तैयारी करने में समय नहीं लगता, एक दूसरे को तैयार करने में समय लगता है। आई स्टैंड करेक्टेड। ओके, तो इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा दिया जाता है कुणाल जी राकेश जी को दूसरे एक्सपर्ट्स के मुकाबले में। तो टीसीएस वो स्टॉक है, और टीसीएस में जो खबरें आ भी रही कि बीएसएनएल की तरफ से जो बड़ा ऑर्डर मिलने की खबर है, उसके बाद ये स्टॉक एक्शन में भरपूर आता हुआ दिख रहा है। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा अनिल जी, जैसे सुबह मैं बात कर रहा था, हेमंत सर को बोल रहा था कि यहाँ पर तो आके अनिल जी को भी लोग गलत बोल जाते हैं। तो अनिल जी अभी आपने थोड़ी देर पहले एक टिप्पणी दी थी कि जनरल न्यूज चैनल जो है ना वो अपना काम कई बार ठीक कर लेते हैं। तो अनिल जी आजकल अनिल जी जनरल न्यूज चैनल बिल्कुल भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। आज सुबह जब मैंने न्यूज़पेपर उठाया तो उसके सेकंड पेज पर अनिल जी मैंने पढ़ा कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर ड्रोन से अनिल जी हमला करा है। और आई वॉज शॉक्ड अनिल जी। मेरी मम्मी ने एक बार भी नहीं बताया कि वहां पे वो न्यूज एंकर ड्रोन में बैठ के यूक्रेन पहुंच गए, रशिया पहुंच गया। अनिल जी कुछ भी तरीके से मतलब कि जनरल न्यूज चैनल अनिल जी पब्लिक को इस चीज के बारे में बिल्कुल भी अपडेट नहीं करा, तो वो ठीक से अनिल जी अपना काम नहीं कर रहे हैं अनिल जी।
इस पे मेरा नो कमेंट से समझिए। तो बढ़िया है, मतलब लड़ाई झगड़े की खबरें कम दिखा रहे तो अच्छा ही माना जाए इसे, और क्या है। वो जो पुतिन साहब के क्रेमलिन पर जो 2 ड्रोन आए थे उसके बदले में उन्होंने 45 छोड़े थे। अब यही है, मुझे लग रहा है कि इनकी ड्रोन्स की भी एक्सपायरी डेट होती है क्या? कि बोलेगा खराब हो जाएंगे, हाँ कि भाई 31 मई तक खराब हो जाएंगे ये ड्रोन्स, बाद में उड़ने लायक नहीं रहेंगे, जाओ इन्हें छोड़ के आओ। और छोड़ने के लिए बहाना चाहिए तो 2 अपने यहाँ गिरवा दो, उसके बदले में 45 वहाँ भेज दो, ऐसा। जी हमारे वागले साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी सर। बिगुल अनिल जी, बिगुल है लेकिन रिपीट है, अगर आप अलाउ करेंगे। अरे तो मैं ऐड करना चाहता हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं, वागले का वंडर। सर फरमाए। जी मेरा भी BTST TCS में ही है। 3300 के पार ये निकलेगा तो इसमें 150 रुपए की मुँह आनी चाहिए। 3430 3450 का मेरा पोजिशनल टारगेट है, जिसको मैं अभी प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। कुणाल जी और राकेश जी ने सही लेवल पे आइडेंटिफाई किया है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 3270 का, अभी एक 20 रुपए नीचे करंट लेवल से। और पहला टारगेट 3350, दूसरा टारगेट पोजिशनल है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते 3400 3450 के बीच में 3430 का मेरा टारगेट होगा। तो ये 2 से 3 हफ्ते में भी एक आध महीना लग सकता है, लेकिन अच्छी मूव TCS में काफ़ी हफ्तों के बाद फर्स्ट टाइम इसने मल्टीपल टॉप्स तोड़े हैं। ओके, तो ये है आपके लिए TCS पर राय वागले साहब की तरफ से भी आती हुई दिख रही। क्या बात है, TCS पर ब्रेकआउट बड़ा आया है और निफ्टी को सपोर्ट देने की कोशिश भी कर रहा है TCS, ये बात साफ आपको दिखेगी। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है एक और बिगुल का। जय तैयार है हमारे साथ जुड़कर कैश का ऑप्शन देने के लिए। प्लीज। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, एक चीज़ मार्केट में देखने मिल रही है कि थोड़ा डाइवर्जेंस है, जहाँ पे निफ्टी, फिन निफ्टी, एच निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी रैदर मैं ये कहूँगा रिलेटिव टू निफ्टी एक डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं, जहाँ पे निफ्टी पे फ्राइडे का हाई निकल चुका है, उसके ऊपर ट्रेड भी किया आज, जबकि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों ने नहीं किया। सो क्लियर कट एक बैंक निफ्टी में 43,500 43 की रेंज बनी हुई है, और फिन निफ्टी में एक छोटी सी रेंज बनी हुई है 19,200 19,400 की। सो अनिल जी, मार्केट में तो मुझे थोड़ा एक साइडवेज मोमेंटम नज़र आ रहा है, जब तक वहाँ पे फर्दर मूव एक डेटा के ऊपर से नहीं निकल कर आ रहा है। एक स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन देना चाहूँगा, लॉरस लैब्स का 335 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है, जो 10 रुपये 55 पैसे पे ट्रेड कर रहा है अनिल जी। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है 6 रुपये 40 पैसे का। सो 10.55 पे खरीदे 335 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो ऑलमोस्ट एट द मनी है। 6.4 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। एक बड़ा मूव, एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है, और इसके टारगेट्स अनिल जी बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रहे हैं। 18.5 23 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदना है, 18.5 और 22, मतलब नियरली अराउंड 23 सॉरी। सो नियरली अगर हम देखेंगे तो मोर देन डबल हो जाएगा ये कॉल ऑप्शन। और जो हिसाब से इसके डेटा शेप अप हो रहे हैं, इसमें क्लियरली हाई टॉप्स हाई बॉटम टेक्निकली देखने मिल रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस भी है डेली वीकली चार्ट्स पर, और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिल रहा है लास्ट 3 दिनों से। सो ये डेटा देख के लग रहा है कि लॉरस लैब में एक अच्छा खासा मूव हमें ऊपर की तरफ आते हुए देखने मिल सकता है, इसलिए ये कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया है। यह लॉरस लैब्स, जहां पर आपको रखनी है नज़र। कल ये जय की तरफ से कैश का ऑप्शन आ रहा है। आइए लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी। कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है सर। डाउ फ्यूचर्स 125 अंक नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर्स 50 अंक नीचे आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। यूरोप में ½ % की गिरावट आपको दिख रही है। कच्चा तेल 1% कमज़ोर है, रुपया 26 पैसे कमज़ोर आपको दिख रहा है, और बाजार एकदम फ्लैट है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी ज़रूर 150 पॉइंट के कट के साथ इस समय दिख रहा है। क्या करके जाना है जी? कुछ नहीं, फ्रेश नया कोई ट्रेड आज करना नहीं, कल सुबह देखेंगे। और अगर आपकी पोजीशन है तेजी या मंदी की तो होल्ड करें। तेजी की पोजीशन अगर आपकी है 18,100 आपका नीचे का सपोर्ट होता है, 150 पॉइंट की रिस्क के ऊपर में 18,350 100 पॉइंट ऊपर की रिस्क, इससे ज़्यादा है नहीं, तो हेज ना भी करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर भी आप चाहें तो 18,100 या 18,350 का पुट और कॉल खरीद कर आप चाहें तो हेजिंग कर सकते हैं। जिनकी पोजीशन लिमिट में है वो ना भी करें तो चलेगा।
बैंक निफ्टी 43,000 का ऑप्शंस, आप पुट ऑप्शंस खरीद कर अगर लॉन्ग पोजीशन तो जरूर हेज कर लें। शॉर्ट पोजीशन है तो 43,500 का कॉल ऑप्शन है, उस पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि जहां आप बंद हो रहे हैं ट्रेडिंग रेंज के बीचों बीच में आकर बंद हो रहे हैं, तो इसलिए कोई खास ऐसा तेजी या मंदी का रुझान है नहीं, तो नया पोजीशन कुछ ना बनाएं, जो है उस पोजीशन को होल्ड करें। रहा सवाल स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन का, वो डेफिनेटली होल्ड करनी चाहिए। इंडेक्स में आप चाहें तो हेजिंग करें, नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। स्पेशली डाउ 125 पॉइंट नीचे है और उस लिहाज से लॉन्ग पोजीशन वालों को डर भी ज़्यादा लगता है, तो आप चाहें तो थोड़ा बहुत 18,100 या 18,000 का पुट ले सकते हैं और सामने या तो 43,000 का या 42,800 का पुट ले सकते हैं, आपकी इच्छा है तो। बट फ्रेश पोजीशन कल के लिए छोड़ दें। ठीक है, ओके, फ्रेश पोजीशन कल के लिए छोड़िए, अगर मौजूदा पोजीशन है तो फिर हेज बनाकर आप जाइए। आइए, एक और कल इंपॉर्टेंट नंबर्स आने वाले हैं, वो आपके लिए एस्कॉर्ट्स को बोटा के हैं। ऑटोज के तो अब तक अच्छी परफॉर्मेंस रही है, एस्कॉर्ट्स की परफॉर्मेंस कैसी रही? आइए एक बार जानते हैं अरमान के साथ। अरमान बताएं। देखिए, अगर आप ओवरऑल आय की बात करें तो आय में तो आपको लगभग बढ़त देखने को मिल सकती है, लगभग 18% के आसपास की बढ़त मिलने को देख सकती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो मजबूत ट्रैक्टर डिमांड की मांग है, उसके चलते आपको ट्रैक्टर वॉल्यूम्स में भी आपको लगभग 13% वाई जो है आपको ग्रोथ आती हुई दिखेगी। और उसी के रीजंस के देखेंगे, आपकी आय में भी आपको बढ़त दिखेगी। जो Q4 में अगर आप देखें नवंबर के आसपास जो प्राइस हाइक्स लिए थे, उसका Q4 में फायदा होता हुआ दिखेगा। हालांकि अगर आप देखें जो रॉ मटेरियल की कीमतें जो घटी है, उसकी वजह से अगर आप देखें तो QQ मार्जिन तो मेंटेन रहेंगे, पर वाई आपको मार्जिन में कटौती आती हुई दिखेगी। तो वाई मार्जिन लो 13% के हैं, वो गिरकर लगभग 8.9% के आसपास आते हुए दिखेंगे। और मुनाफे में भी इसी के चलते लगभग आपको 10% के आसपास की गिरावट आती हुई दिखेगी। हालांकि ये चीज देखना होगा कि जो क्यूबोटा के हिस्से जो साझेदारी से जो फायदे पर वहां पर क्या अपडेट आता है, वो देखने लायक होगा। पर रेवेन्यू और वॉल्यूम्स में ग्रोथ है, पर मार्जिन्स में वाईओवी आपको जो है गिरावट आती हुई दिखेगी और क्यू आपको हो सकता है मेंटेन आते हुए दिखे। तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स। देखते हैं कैसे नंबर्स इसके आते हैं। वागिल साहब एक बार जरा चार्ट्स भी देखें सर एस्कॉर्ट्स की, टेक्निकली कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स। दीपांशु, काफी मूवमेंट हो चुकी है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस है 2120 2130 के बीच में, तो यहाँ से भी एक 2-3% की ट्रेडिंग मूव आ सकती है। थोड़ा सा नीचे में लेना था, अभी ये लेवल पे मैं एज अ ट्रेड डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूँगा, थोड़ा वेट करते हैं। अगर नीचे में मिलता है नियरिंग 20-30 ये रेंज में, 40-50 रुपये नीचे, तो वहाँ पर अट्रैक्टिव बेट हो जाएगा 2000 के स्टॉप लॉस से। मेरा टारगेट शॉर्ट टर्म टारगेट लगभग 2130-140 का होगा। मीडियम टर्म टारगेट 2200 के ऊपर होता है, 2220 का एक आध महीने का टारगेट है इसका। ओके, तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स, जहां पर रखनी है आपको नजर। पोजिशनल टारगेट्स वागिल साहब के बढ़िया हैं इस काउंटर के लिए। आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। BTST करके चलना है, AU स्मॉल बैंक, AU बैंक के फ्यूचर्स में मैं लेवल्स जो है वो स्पॉट के बता रहा हूँ। 700 रुपये 75 पैसे, 700 रुपये 50 पैसे के आसपास का करंट लेवल है। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़े ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए नजर आ रही है, जिस जगह पर ये स्टॉक क्लोज हो रहा है। मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों में ये स्टॉक नए ऑल टाइम हाई बनाने के लिए तैयार है, जो कि 730-735 रुपए के ऊपर के होंगे। तो AU बैंक में खरीदारी करें, स्टॉप लॉस लगाएं 694 रुपए का स्पॉट के हिसाब से। 715-722 के टारगेट्स BTST के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 730-750 तक के टारगेट्स AU बैंक में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो 750 तक पोजिशनल टारगेट्स आपको इस पर आते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल 702 पर आपको स्पॉट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 715 और 722 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर करें खरीदारी। ये है आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से राय। चलिए प्राइवेट बैंक्स में आज थोड़ा एक्शन है, क्योंकि PSU बैंक की भारी पिटाई हुई है। कैनरा बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों काउंटर्स में आपने वीकनेस देखी है। SBI भी आपके लिए 1.5% कमजोर ही बंद होते हुए दिख रहा है। तो आज PSU बैंक्स के लिए काफ़ी कमजोर दिन रहा है, थोड़ा रोटेशन वहां पर बना भी था। एक बार PNB के चार्ट पर जरा बंसल जी से राय भी ले लूं। बंसल जी, PNB पे जरा देखें सर, आज 4% के कट के साथ क्लोज हो रहा है। जी हाँ दीपांशु, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक नेगेटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिल रहा है और पिछले 4 दिनों के लोस को भी क्रैक करा है। तो टेक्निकली दीपांशु जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है उनको निकलने की राय होगी, और नेक्स्ट एक सपोर्ट यहाँ पर 48-50 के जोन में आता है। ओके, तो ये है आपके लिए PNB पर राय इस वक्त आती हुई है। आइए बिल्कुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट।
बताएं जय। अनिल जी, यूपीएल फ्यूचर्स बेचने की सलाह है। 698 के रेंज में है अभी ये, इसको बेचना है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 712 का अनिल जी, एंड टारगेट जो नीचे की तरफ इसके निकल कर आ रहे हैं दैट कम्स टू 672, ये पहला टारगेट रहेगा। 660 का दूसरा टारगेट रहेगा। यूपीएल में क्लियर कट एक ब्रेकडाउन है। वॉल्यूम्स भी अगर अनिल जी हम देखें 2-3 दिनों से डेफिनेटली वॉल्यूम्स के साथ इसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। शॉर्ट बिल्डअप भी हुआ है और टेक्निकली एक मोमेंटम इंडिकेटर्स में भी क्लियरली नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ एक सेल क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। सो यूपीएल में गोइंग फॉरवर्ड फर्दर वीकनेस देखने मिल सकती है। तो ये है आपके लिए यूपीएल, जहां पर आज हमने कमजोरी भी देखी है। टॉप लूजर भी है निफ्टी का सुबह से ही। यहाँ पर आपको थोड़ी और वीकनेस आती हुई दिख सकती है। जय की तरफ से है राय। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया शुरुआत हुई थी हमारे बाजार की कल अमेरिकी बाजार के कंसोलिडेशन के बाद। फर्स्ट हाफ काफ़ी एक्टिव रहा, सेकंड हाफ में थोड़ी सुस्ती आई, रेंज बाउंड, और अब एकदम फ्लैट बंद हो रहे हैं निफ्टी पर। बैंक्स में थोड़ा प्रेशर था, वो भी स्पेशली पीएसयू बैंक्स की तरफ से थोड़ा प्रेशर आया, जिसकी वजह से 100-125 अंक नीचे आप बैंक निफ्टी पर बंद होते हुए दिख रहे हैं। फार्मा और आईटी यहाँ पर आज बढ़िया रोटेशन रहा। डिवीज लैब टॉप गेनर है 3.5%, बट पॉइंट वाइज जो सबसे बड़ा सहारा आज बाजार को मिला है वो है टीसीएस की तरफ से 1.25% ऊपर, स्पेशली सेकंड हाफ। हमारी खबर पर मोहर भी लगने की तैयारी में है। खबरें यही बता रही हैं कि जो बड़ा ऑर्डर आना था बीएसएनएल का टीसीएस, टाटा कॉम और तेजस की कंसोर्शियम को, वो क्लियर होते हुए दिख रहा है। ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आना बाकी है, बट ऑलमोस्ट एक होते हुए दिख ही रहा है। इंडसइंड एक्सिस प्राइवेट बैंक्स की तरफ से यहाँ पर आपको सहारा मिला है। एचडीएफसी लिमिटेड भी आज एक्टिव था, और आईटी के बाकी दिग्गज इन्फी, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा में भी आपने हल्की खरीदारी देखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आपको 1/4% ऊपर ही क्लोज होते हुए दिख रहा है। तो निफ्टी को डाउनसाइड सपोर्ट अच्छा मिला है एनकाउंटर्स में, बट ऑफकोर्स 3% का कट यूपीएल पर था, टॉप लूजर। आईटीसी में आज कमजोरी थी, 2% नीचे। बजाज फाइनेंस आप वीक दिख रहा था। आईसीआईसीआई और कोटक भी आज थोड़े कमजोर थे। एचडीएफसी बैंक में भी आपको हल्की गिरावट आती हुई दिखी है। कोटक बैंक में भी वीकनेस रही है। ऑलमोस्ट 1:1 का रेशियो आप देख रहे हैं। हालांकि कुछ बड़े स्टॉक्स हैं जिन्होंने सहारा जरूर आज निफ्टी को दिया है। वायदा कारोबार की तरफ आए, यहाँ पर जबरदस्त तेजी बिरला सॉफ्ट और महानगर गैस दोनों पर आज सुबह बात हुई थी। सारे स्टॉक ऑफ द डे बिरला सॉफ्ट के टारगेट्स हिट हुए। महानगर गैस में अच्छी परफॉर्मेंस। टाटा कॉम लगातार हमारे रेडार पर है, ऑर्डर का बेनिफिशियरी ये भी है, 6% ऊपर। मनापुरम में लगातार दूसरे दिन एक्शन है, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में अभी भी बना हुआ है। डिवीज, एल्केम दोनों में खरीदारी थी। वेदांता भी एक्टिव रहा। एलटीआई, माइंडट्री, मिड कैप आईटी स्पेस से यहाँ पर आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। इसके साथ ही इंटेलेक्ट डिजाइन में भी खरीदारी रही। गुजरात गैस कल नतीजों से पहले ये पॉजिटिव है। आईजीएल में भी आपने पॉजिटिविटी देखी है। अपोलो टायर्स आज आने वाले नतीजे, उससे पहले ये भी एक्टिव है काउंटर। ऑरेकल वैसे आपको टॉप लूजर दिखेगा, बट इसमें 225 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट भी है, वो निकाल दें तो फिर उतनी बड़ी गिरावट इस काउंटर में नहीं है। बट हाँ, पीएनबी, कैन बैंक, बीएचईएल, इंडिया बुल्स हाउसिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा, डेल्टा कॉप, इंडिया सीमेंट्स, ग्रैन्यूल्स, एमएनएम फाइनेंस, कोरोमंडल और ग्लेनमार्क, इन सारे काउंटर्स में आपने वीकनेस देखी है। ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग आ रही है अनिल जी निफ्टी के लिए, और करीब 100 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी बंद होते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए भरपूर एक्शन इस वक्त बाजार का बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। 5 अंक नीचे निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है, 8 अंक नीचे सेंसेक्स बंद होता हुआ दिख रहा है, और 101 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है आपको बैंक निफ्टी। थोड़ी देर में एडजस्टेड क्लोजिंग आएगी, वो भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। लेट्स सी कहाँ पर होते हैं फाइनल क्लोजिंग, लेकिन तब तक आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। बढ़ते ईंधन के दामों के चलते क्या आप एक ऐसी कंप्यूटर बाइक लेना चाहते हैं, कंप्यूटर बाइक जो कम कीमत के साथ साथ ज़्यादा माइलेज दे? तो आज हमारा ऑटो शो जिग्निशन आप ज़रूर देखिए, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसी है होंडा की नई कंप्यूटर बाइक शाइन 100, और साथ ही जूम कार के सीईओ और को फाउंडर ग्रेग मोरान से जानेंगे कि उनके क्या है आगे की प्लान्स, और बताएंगे ऑटो की दुनिया की कुछ दिलचस्प खबरें, और देंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल के साथ शाम 4:26 पर देखना ना भूले जिग्निशन। इसके बाद आपकी खबर, आपका फायदा। ट्रेन में खाने की मनमानी कीमत के खिलाफ बिजनेस की मुहिम रंग लाई, और आईआरसीटीसी ने इस मामले में वेंडर्स को सख्त चेतावनी जारी की, और साथ ही उन्होंने 10 भीड़ भाड़ वाले रूट्स पर अचानक निरीक्षण करने का भी फैसला किया है। हमारी मुहिम के बाद रेलवे भी इस मामले में जल्दी एक्शन ले सकती है। आज शाम 6 बजे इस मुहिम के असर के तहत आईआरसीटीसी की ओर से उठाए गए कदमों पर हम करेंगे चर्चा। पेंट्री से जुड़ी पैसेंजर्स की समस्याओं पर करेंगे बातचीत। हमारे दर्शकों ने आईआरसीटीसी के खाने की क्वालिटी और स्टाफ के व्यवहार को लेकर भी शिकायतें की है, इस पर भी होगी पूरी बातचीत। हमारा साथ देंगे एसके विज, पूर्व मेंबर रेलवे बोर्ड,
इसके अलावा हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे शर्मा साहब भी, और जो प्रेसिडेंट CRO रहे हैं, और नवीन शर्मा साहब, और विराग गुप्ता साहब जो जाने माने एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। वसूली वाले वेंडर रद्द करो टेंडर, ये है हमारी आज की खास पेशकश। इसके अलावा मनी गुरु में म्यूचुअल फंड निवेश में गारंटेड रिटर्न का वादा करना, फंड की जगह यूलिप बेच देना, झूठी या अधूरी जानकारी देकर फंड बेचना, ये सारे मिस सेलिंग की कैटेगरी में आते हैं। आज हम बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में मिस सेलिंग से बचने के तरीके क्या हैं। शाम 6:30 बजे धोखे हजार रहें तैयार। हमारा साथ देंगी पूनम रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और प्रबलीन बाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स। इन दोनों से करेंगे हम मुलाकात। रात 8 बजे की हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री। इन दिनों व्हाट्सएप के जरिए लोगों को विदेशी नंबरों से अनजान कॉल्स आ रहे हैं, हो सकता है आपको भी ऐसे कॉल्स आए हैं। और यही नहीं, कई लोगों को वीडियो कॉल भी किए जा रहे हैं। लोगों का और जानकारों का मानना है कि ये फ्रॉड करने का नया तरीका है। आखिर क्यों आ रहे हैं ऐसे कॉल्स, और विदेशी नंबरों से आने वाले फ़ोन पर आपको क्या करना चाहिए, इसका इंडिया 360 डिग्री में पूरा विश्लेषण होगा। मिस कॉल अनजान, फ्रॉड से सावधान। ये आपके दीप आपको है, मेरे को है, रोज आ रहे हैं सर, मेरे को रोज आ रहे हैं, वीडियो कॉल भी आ रहे हैं। करना क्या है इसमें? कुछ नहीं, उठाना ही नहीं है। और आप पहले तो 8 बजे बुलेटिन देखनी है। किसी का कोई जेन्युइन कॉल हुआ वो भी अब फिर अनजान नंबर से आ रहे हैं। 3 बार आते हैं सर। हाँ करेक्ट। हाँ, मेरे को 2 बार आए। हाँ आपने तो किसको आए जरा हमारे पैनल में, किसी को ऐसे विदेशी नंबर से आते हैं? एक तो क्या है, अब जैसे बंसल जी हैं हमारे, ये फील कर सकते हो, ओ आई एम बिग पर्सन, आई एम गेटिंग इंटरनेशनल कॉल्स। वो बंसल जी ऐसी फीलिंग में उठा मत लेना गलती से। अच्छा, हिमांशु जी को भी आ रहे हैं, कुणाल जी को भी आ रहे हैं, तो क्या है कभी कभी ऐसा लगता है विदेशी कॉल आ रहे हैं, ऐसा लगता है ना। अच्छी फीलिंग। हाँ, अच्छी फीलिंग आती है। ऐसी फीलिंग लाने का नहीं बिल्कुल भी। सुमित जी आपको भी आ रहे हैं? अनिल जी पहले इंडिया से तो आते ही थे, अब तो आउट ऑफ इंडिया से भी आने लग गए। चलो, यू आर प्रोग्रेसिंग। ओके जी कुणाल जी। अनिल जी, लेकिन देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी कॉल अनिल जी US, कनाडा ऐसे देशों से नहीं आता है। उसका अगर आप कोड देखेंगे तो अनिल जी कोई विचित्र ही देश होते हैं। गिब्राल्टर से आता है, स्पेन से आता है, तो अलग अलग देशों से आता है। US, कनाडा इन देशों से नहीं आती है अनिल जी। मतलब ऐसे देशों में जहाँ आपका कोई भाई बंधु ना ही रहता हो, ऐसे देशों से आता है। मतलब जहाँ दूर दूर तक कोई पहचान वाला दोस्त रिश्तेदार नहीं रहता हो। जी बंसल जी। अनिल जी, इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है, फोन की सेटिंग्स में अनिल जी एक ऑप्शन है। हाँ। आपके मेरे कुणाल जी के फोन में तो अनिल जी वो ऑप्शन है, और दीप के फोन में भी अनिल जी ऑप्शन है। जो भी अनिल जी अननोन नंबर की कॉल है ना, वो कभी रिसीव ही नहीं होती अनिल जी, मिस कॉल में चले जाएगी ऑटोमेटिकली। तो अनिल जी मैंने तो फॉर द सेफ्टी पर्पस काफी समय से यही कर रखा है। कैसे कैसे मतलब नंबर जी जो नंबर सेव नहीं है वो कॉल रिसीव नहीं होती है, घंटी में कट जाता है और मिस कॉल में चले जाता है। अच्छा, इंटरनेशल कॉल्स या सारे ही ऐसे? सारे अननोन, सारे अननोन जो आपका सेव्ड नहीं है नंबर। सारे अनिल जी सारे कॉल चले जाते हैं। मतलब कोई ऐसा काम का भी कट गया? हाँ, वही तो। हाँ, बंसल जी फिर कैसे करेंगे? कोई काम का फोन रह गया तो ऐसा? अनिल जी उसका बड़ा तरीका शिष्टाचार है अनिल जी, पहले व्हाट्सएप करके आदमी कांटेक्ट कर लेता है तो बातचीत हो जाती है। ठीक बात है। अच्छा, पहले मैसेज फिर आप भाई साहब आपने मिस कॉल दिया, आप हैं कौन? ऐसा बात भी सही है। ठीक बात है, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। ये थोड़ा एक सेफ्टी वाला एक फीचर और लाना चाहिए फ़ोन में। इंटरनेशनल कॉल्स वाले में ये जो फैसिलिटी बता रहे हैं ना, इंटरनेशनल कॉल्स जो अननोन है वो हमारे ब्लॉक हो जाए। इंडिया वाले तो आते रहे तो फिर भी इतना समझ। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की, अगर ऐसा फ़ोन जो भी आता है, जैसा भी ऐसा डाउट हो, कार्ड तुरंत देना चाहिए उसको। ज़्यादा देर बाद पता लगाने की कोशिश ना करें कि कौन से देश से आया, कौन बोल रहा है, आप कौन और मैं कौन, और आपस में विचार विमर्श गहन करने के बजाय तुरंत ही काट दे अगर आपको लगे कि थोड़ा भी इस तरह का फ़ोन है। और बाकी तो रात को 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन जरूर देखें, इससे आपको काफ़ी कुछ मदद मिलेगी। ओके, 18,265 पूरे 1.5 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी आज फिर से ऊपर हुआ है बंद, और पूरे 2 पॉइंट की मंदी के साथ सेंसेक्स हुआ है आज नीचे बंद। 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर, 1 पॉइंट 2 पॉइंट नीचे, 85 अंक नीचे बंद होता हुआ बैंक निफ्टी 43,200 के आसपास। डाउ फ्यूचर्स 110 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स 50 पॉइंट नीचे है। मिड कैप इंडेक्स हल्के हरे निशान में, स्मॉल कैप इंडेक्स हल्के लाल निशान में। तो बड़ा मिला जुला सा कारोबार आज के सेशन में आपको दिखेगा। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, चोपड़ा साहब, सुमित जी, और साथ ही जय ठक्कर साहब और हिमांशु जी का भी
बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए।